ठीक है गाइस, स्टार्ट करते हैं। फिर पहले पेज में देखो, ये एग्रीकल्चर का डेफिनेशन वगैरह दे रखा है। उसमें एक तो SDG 1 पॉवर्टी के बारे में है, SDG 2 हंगर के बारे में है। एम्प्लॉयमेंट का बताया कि 55% था तो 2011 में, नाउ इट इज 42%। एग्री GDP कंट्रीब्यूशन है 16%। फिर वो किसी ने इंपॉर्टेंट फैक्ट बताया ना कि क्रॉप्स ज़्यादा है, फिर लाइफ स्टॉक है, फिर फॉरेस्ट्री है, फिर फिशिंग है। ये सीक्वेंस याद रखना है, मतलब किसका ज़्यादा क्या है। फिर मिनिस्ट्री का देख लिया अपन ने थोड़ा सा, कि मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज अलग से नया बना है, और उसके अंदर नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड वो है। ठीक है, और कुछ है क्या फर्स्ट पेज में? फिर दूसरा इस पेज पे तो यही है। दूसरे पेज में जैसे लैंड इनपुट से स्टार्ट करते हैं। लैंड हो गया फर्स्ट इनपुट, सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है इन टर्म्स ऑफ इनपुट। बट मीन्स ओरिएंटेड इसमें ज़्यादा पॉइंट्स हैं कि लाइक लैंड कंसोलिडेशन होना चाहिए और लैंड एक्विजिशन इसमें। लेकिन एक दो स्कीम्स थी लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड। एक तो था लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन, एक डिजिटल सेकेंड यार बस, लैंड रिकॉर्ड्स। मोहित एक सेकंड। अच्छा, उसके पहले शायद थिंक मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन कुछ दिया हुआ है ना सर ने, न्यू वाले हैंडआउट में है, पुराने वाले में नहीं है वो। ओके ओके। दिख रहा है क्या स्क्रीन पे? है ना शायद वो, पेज नंबर 479 पे है। देव सर, तो नया ही होगा, किसी ने नया PDF से देखा होगा तो बता दो, या फिर उसको पढ़ लेते हैं। हेडिंग है कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड न्यू मिनिस्ट्री। किसी ने पढ़ा है क्या ये टॉपिक? देव सर पढ़ सकते हो? पॉइंट आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है यार। सर आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। अच्छा एक काम कर लो यार, सब लोगों को जो 16 MB वाला फाइल नहीं है ग्रुप में, उसको डाउनलोड कर लेना अपने अपने इसमें। उनका वॉइस ब्रेक हो रहा है, वो स्क्रीन भी आई थिंक ब्लर्ड आ रहा है ना। दिख रहा है क्या स्क्रीन? कारण हेलो, एम आई ऑडिबल? हाँ हाँ दृश्यम सर, आपकी आवाज आ रही है, देव सर की वॉइस ब्रेक हो रही है। हाँ तो मैंने कहा कि PDF डाउनलोड कर लो ना सब लोग अपने अपने इसमें। हाँ स्क्रीन बेटर है अभी। देव सर यू कैन कंटिन्यू, आई थिंक आवाज आ जाना चाहिए अभी। ठीक है यार, लिखा है कि डेफिनेशन दिया है, कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ वॉलंटरी भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन। सर ब्रेक हो रही है अभी भी थोड़ी सी, मैं पढ़ लेता हूँ, ठीक है, इशू नहीं है। ठीक है, मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है, तो वॉलंटरी एसोसिएशन है। हाँ एग्जाम्पल दिए हैं, खेड़ा रीजन में गुजरात में एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मिल्क सेल करने की कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई थी, लेटर ऑन वो अमूल बन गया था। ठीक है, नाइस। फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी के फीचर्स क्या होते हैं, बेनिफिट्स क्या होते हैं? वॉलेंट्री मेंबरशिप होती है, लीगल स्टेटस, अगर मिनिमम 10% साइन कर सकते हैं एंड रजिस्टर कर सकते हैं। स्टेट लॉज के अंदर सिंगल स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी बनती है, एंड यूनियंस लॉ के अंदर एक लॉ है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002, अगर एक से ज्यादा स्टेट में हो तो। इसका एग्जाम्पल है जो नाफेड देखा ना अपन ने अभी, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, नाफेड, ये मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है। फिर आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स होती है, इक्वल वोटिंग होता है, सर्विस वेलफेयर मोटिव होता है, सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट भी मिलता है इन द फॉर्म ऑफ लो टैक्सेस वगैरह। फिर टाइप्स क्या होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज के? कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी है, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी है, फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी,
क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। अगर इनके एक एग्जांपल देखना तो प्रोड्यूसर्स वाले में अमूल आ जाएगा, फिर मार्केटिंग वाले में ट्राइफेड है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का। फिर मोदी रिफॉर्म्स अ न्यू मिनिस्ट्री, अच्छा मोदी फॉर्म्स अ न्यू मिनिस्ट्री फॉर कोऑपरेशन, ठीक है। तो कंट्री के अंदर 1,94,000 कोऑपरेटिव डेयरी सोसाइटीज है, 330 कोऑपरेटिव शुगर मिल्स ऑपरेशन है। तो ये फाइनली डन हो गया था 2021 में। डिफरेंस क्या था, पहले मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर था एंड उसके अंदर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन फार्मर्स वेलफेयर था। अभी कोऑपरेशन मिनिस्ट्री बनाई है, होम मिनिस्टर अमित शाह इंचार्ज है उनके। इट विल लुक आफ्टर एडमिनिस्ट्रेटिव लीगल पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर कोऑपरेटिव मूवमेंट इन इंडिया, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन, लीगल एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क, इन तीनों के ऊपर ध्यान देंगे वो। ठीक है। एक रजिस्ट्रार ऑफिस है, रजिस्ट्रार ऑफ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज, वो पहले एग्री मिनिस्ट्री के अंदर था, अभी कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री के अंदर है। तो इसके बेनिफिट्स क्या होंगे, पॉलिटिक्स से बचेंगे, कास्टिज्म कम होगा, फाइनेंशियल स्कैम्स कम होंगे। अच्छा सॉरी, इट सफर्स फ्रॉम कोऑपरेटिव सेक्टर, सफर कर रहा है। एंड एग्री मिनिस्टर बर्डन्ड है अभी विद फार्मर डेयरी वेलफेयर इनिशिएटिव एक्सेट्रा, ठीक है यार। चैलेंजेस को इग्नोर मार देते पूरा। लैंड का, मोहित सर यू वांट टू कंटिन्यू? थोड़ा उसमें मुझे ढंग से दिख नहीं रहा, बट आई कैन ट्राई। हाँ नहीं, लैंड का तो शायद सेम ही होगा ना, ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं आएगा। मतलब नए पीडीएफ में कुछ है तो मैं बोल दूंगा, आप अपने वाले से बोल सकते हो, कोई इशू नहीं है। हम्म। इसमें ऑल्दो मीन्स ओरिएंटेड पॉइंट्स ज़्यादा है, जैसे लैंड कंसोलिडेशन होना चाहिए, लैंड रिफॉर्म्स, लैंड एक्विजिशन होना चाहिए। बट कुछ ऐसी स्कीम्स थी जो मुझे एक स्वामित्व स्कीम भी थी ना शायद, लैंड डिजिटल लैंड रिकॉर्ड्स के लिए, कुछ ऐसा था ना। हाँ, स्वामित्व। हम्म। और इसमें एक नेशनल लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम भी लिखा हुआ है 2008 का, बाय डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज अंडर रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। तो डिजिटल लैंड रिकॉर्ड्स होने चाहिए। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है एक, विच गिव्स पट्टा टू फॉरेस्ट ड्वेलर्स, ये भी है। हाँ, एक ये पॉइंट है कि लैंड इज अ स्टेट सब्जेक्ट, सो लैंड लीजिंग एक्ट, मॉडल एग्रीकल्चर लैंड लीजिंग एक्ट 2016। तो इसमें जैसे वर्ड मॉडल आ गया, तो डेट मीन्स है कि मॉडल की तरह यूज हो सकती है एक्ट, बिकॉज लैंड इज अ स्टेट सब्जेक्ट, तो उन्होंने ये स्टेट को अपने से इम्प्लीमेंट करनी होगी। सो एक क्वेश्चन था सीडीएस में कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्रीज ऑफ पर कैपिटा होल्डिंग ऑफ कल्टिवेटेड लैंड इन इंडिया। तो ऑप्शंस आर लो पर कैपिटा इनकम, second rapid rate of increase of population, third practice of dividing land equally among the highest, fourth use of traditional techniques of plugging। तो क्यों डिक्रीज हो रहा है पर कैपिटा होल्डिंग हमारी कंट्री में कल्टिवेटेड लैंड? इसके हाँ नीचे है, हाँ सीट्स के ऊपर है क्वेश्चन कि लो पर कैपिटा इनकम, या फिर पॉपुलेशन का बढ़ना, या फिर प्रैक्टिस ऑफ डिवाइडिंग लैंड इक्वली अमंग द हाईएस्ट, या फिर ट्रेडिशनल टेक्निक्स ऑफ प्लॉगिंग। टू एंड थ्री होगा ना? 2 and 3 2 होना and 3 चाहिए, ही आई लग थिंक। रहा है। 4 का हाँ। तो सेंस नहीं बन रहा है। तो इनकम से कोई वो नहीं है, वो तो इनफैक्ट कॉज हो सकता है उसका, ओ मतलब इम्पैक्ट हो सकता है। तो अब दूसरे इनपुट पे आते 4 हैं। could be a factor but not directly related ना। हाँ। हाँ, अच्छा एक और फैक्ट बस है इसका कि आंसर है इंडिया अकाउंट्स फॉर इसमें 4 ऑप्शन भी है 17% ट्रू। ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। सॉरी, हेलो, इसमें एक्चुअली आंसर जो है इसका डी है, 2, 3 and 4।
उसको भी कंसिडर करा था यूपीएससी ने कि यूज ऑफ द ट्रेडिशनल टेक्निक्स ऑफ प्लगिंग, है ना. इफ अ पर्सन इज यूजिंग ओल्ड ट्रेडिशनल टेक्निक्स, सो उतना कल्टीवेशन नहीं होगा ना पर कैपिटा होल्डिंग्स. आई रिमेम्बर इसका आंसर डी है. यार लॉजिकली अब आंसर सुनने के बाद सही भी लग रहा है एक्चुअली, क्योंकि एक बंदा मतलब लिमिटेड रहेगा ना, अगर उसके पास मॉडर्न टेक्निक्स है ही नहीं तो ही विल नॉट बी एबल टू कल्टीवेट मोर लैंड. हाँ एग्जैक्टली. पता नहीं. ठीक है. क्रॉस एक चेक कर फैक्ट बस सकते एक. हैं. वैसे इसका आंसर डी है. ओके ओके, थैंक यू. अच्छा, एक और फैक्ट याद रख लो कि इंडिया अकाउंट्स फॉर 17% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 17, बट हैज ओनली 2.5% ऑफ लैंड. तो ये फैक्ट मतलब मेंस के लिए बहुत यूजफुल लगता है मेरे को यार, काफी ज्यादा यूजफुल है. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट इनपुट है सीड्स. तो हमें अच्छी क्वालिटी की सीड्स चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट एक एज अ इनपुट. जो ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे हमने हाइब्रिड वैरायटी सीड्स यूज़ की थी फॉर राइस एंड वीट, तो उससे प्रोडक्शन बढ़ा था. और इसमें गवर्नमेंट ने 100% एफडीआई भी अप्रूव कर दिया है सीड डेवलपमेंट में. एक सीड वॉल्ट भी था लेह लद्दाख में शायद. अ, एक ये सीड विलेज कंसेप्ट करके भी कुछ है कि ग्रुप ऑफ फार्मर्स को ट्रेन किया जाएगा टू प्रोड्यूस सीड्स. और सीड वॉल्ट भी था ना एक लेह लद्दाख में, कुछ उसका नाम था शायद. और इसमें क्वेश्चन भी आया था सीड विलेज कंसेप्ट पे यूपीएससी में कि which of one of the following best describes the main objective of seed village concept. First, encouraging the farmers to use their own farm seeds and discouraging them to buy the seeds from others. Second, involving the farmers for training in quality seed production and thereby to make available quality seeds to others. आई थिंक ए होना चाहिए ना. मेरी आवाज आ रही है या स्क्रीन दिख रही है? हाँ, मुझे आ रही है आवाज. हाँ, जैसे ऊपर डायरेक्टली लिखा है सीड विलेज कंसेप्ट, तो उसके अकॉर्डिंग ए आंसर होना चाहिए. हाँ इसका आंसर ए होगा. एक्चुअली उसमें वो करा ये गया था कि एक क्लब कर दिया था कि था सीड विलेज कॉन्सेप्ट में कि एक साथ फार्मर्स जो है क्लब कर लेंगे लैंड को, है ना. तो उसी के जो सीड बनाएगा, मतलब जो भी क्रॉप होगा, तो उसी को सीड को ही यूज करेंगे. ठीक है, आगे चलते हैं. फिर नेक्स्ट है ग्रीन रिवॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट. फिर इसमें क्या दिया है कि हाई यील्ड वैरायटी आ गई थी. फेज दिया हुआ है फेज 1 फेज 2. फिर बायो फोर्टिफिकेशन कॉन्सेप्ट है, एक न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ फूड क्रॉप बढ़ाने के लिए यूज करते हैं बायो फोर्टिफिकेशन. इसमें एग्जांपल है गोल्डन राइस, विटामिन ए. और कोई याद आ रहा है क्या? वेस्ट बंगाल में था कोई तो आर्सेनिक रेजिस्टेंट राइस. बायो फोर्टिफिकेशन एग्जांपल्स कुछ याद आ रहा है किसी को? यार कुछ भी याद नहीं आ रहा है. बहुत सारे तो एग्जांपल हुए थे, वीट का हुआ था, राइस का हुआ था. ठीक है, आगे देखते हैं फिर. एक तो बायो फोर्टिफिकेशन होता है और एक फोर्टिफिकेशन होता है ना, तो कुछ इसमें डिफरेंस था ना कुछ इसमें. आई एम नॉट श्योर.
जो नॉर्मल फोर्टिफिकेशन है ना जैसे राइस का, तो उसमें बेसिकली राइस का पाउडर बना के देन उसके अंदर जो मिनरल्स है लाइक आयरन एक्सेट्रा वो मिक्स करके उसको वापस एक मशीन में से निकाल के उसके ग्रेन्स बना देते हैं राइस जैसे ही। तो ये नॉर्मल फोर्टिफिकेशन है। एंड बायो फोर्टिफिकेशन में हम प्लांट के अंदर ही कोई जीन एडिटिंग करके, जैसा अगर आई थिंक एक ऑरेंज राइस का एक एग्जांपल आता है या गोल्डन राइस का एग्जांपल आता है, तो उसके अंदर क्या करते हैं, कैरेट के अंदर जो विटामिन ए का जो प्रोटीन होता है या जो जीन होता है वो हम लोग उस राइस के अंदर इंक्लूड करा देते थे, जिसकी वजह से वो गोल्डन कलर का जो एक्चुअली कैरेट का कलर होता है वो आता है। सो ये डिफरेंस है ब्रॉडली बायो फोर्टिफिकेशन और फोर्टिफिकेशन में। तो आई थिंक बायो वाला जीन एडिटिंग करता है ना, मतलब मतलब बायो वाला शायद उगने से पहले ही उसमें कुछ डाला जाएगा जीन एडिटिंग करके, और फोर्टिफिकेशन में जब वो उग जाएगा उसके बाद चीजें डाली जाएगी। हाँ राइट। ठीक है। नेक्स्ट इशू है फिर पेप्सी वर्सेस पोटैटो फार्मर्स का जो पंगा हुआ था ना। 1970 इंडियन पेटेंट एक्ट है, उसके तहत इट डजंट गिव पेटेंट टू सीड्स या फिर प्लांट वैरायटीज, बट 2001 में एक एक्ट आया था, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज फार्मर्स राइट्स एक्ट, जिसके अंदर ग्रांट्स दिया जाता है आईपीआर का टू प्लांट ब्रीडर्स, रिसर्चर्स एंड फार्मर्स। तो पेप्सी ने सप्लाई करा था कुछ, इसके वजह इशू हुआ था। ठीक है, नॉट दैट इम्पोर्टेंट आई गेस। इस पे ना ये वाली एक्ट पे क्वेश्चन आया था, ये प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज एंड फार्मर्स राइट्स एक्ट प्रीलिम्स में, तो वो यही पूछ रही थी कि क्या इसके अंदर कवर होता है, कुछ इस टाइप सी था। किसी को क्वेश्चन याद आ रहा है क्या वो क्या था, या आगे दिया होगा? दिया तो नहीं यहाँ पे। आई थिंक जहाँ तक मुझे याद है पेटेंटिंग द प्रोसेस के ऊपर क्वेश्चन था। हम्म। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है जीएम क्रॉप्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। इसमें हाइब्रिड सीड्स का डेफिनेशन दिया है, जिसमें क्रॉस ब्रीडिंग होता है, क्रॉस पॉलिनेशन विद अदर प्लांट्स होता है हाइब्रिड सीड्स में। फिर एक होता है ट्रांसजेनिक या फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, इसमें वन ऑर्गेनिज्म इनटू अनदर, ट्रांसफरिंग सिलेक्टेड जीन्स फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर। जैसे एग्जांपल दिया जाता है बीटी कॉटन का, इसमें बैक्टीरियम बैसिलस thuringiensis इसके जीन्स इंसर्ट करते हैं कॉटन के अंदर। ठीक है, तो जीएम का रेगुलेशन कैसे होता है? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 से होता है, जिसके अंदर जीईएसी है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी, ये रिकमेंडेशन देती है, वेराज फाइनल अप्रूवल एमओईएफसीसी करता है। एंड अभी तक इंडिया में ओनली बीटी कॉटन इज अलाउड अभी तक। और कुछ है क्या इसके अलावा जेनेटिकली मॉडिफाइड? तो यही पास हुआ है, बाकी पे बात चल रही है। ठीक है, फिर चैलेंजेस क्या है इसके? बायो सेफ्टी कंसर्न है, अनसेफ फॉर ह्यूमन एनिमल कंजम्पशन है, हार्म करता है सॉइल बैक्टीरिया को। मोसेंटो ने बोल्गा टेक्नोलॉजी का यूज करा था। फिर रॉयल्टी का पेमेंट करना पड़ता है, इसमें एक टर्म है ट्रेड फीस बोलते हैं इसको, रॉयल्टी पेमेंट देना पड़ता है उसको, ट्रेड फीस। फिर टर्मिनेटर जीन टेक्नोलॉजी यूज करा है उन्होंने, उसके ऊपर पेटेंट लिया है मोसेंटो कंपनी ने, मॉन्सेंटो। तो सिर्फ एक ही बार वो क्रॉप लेके आ सकते हैं, तो बेसिकली स्टेराइल सीड्स तैयार होते हैं। एंड इसमें एक लिखा है कि टर्मिनेटर जीन सीड्स आर नॉट अलाउड इन इंडिया। किस लॉ के तहत होगा ये? उसी के होगा ना, प्लांट वैरायटीज वाला। इसमें एक ये भी इशू है कि ये जो सीड है ना, ये क्योंकि इसमें ये टेक्नोलॉजी लगा रखा है तो उस नाम पे ना बहुत महंगा बेचते हैं, तो इट्स आउट ऑफ द रीच ऑफ नॉर्मल स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, एक वो इशू है। एंड दूसरा क्योंकि हमने ये इसके अंदर ये जो पॉइजन डाला है ये बीटी वाला, ये धीरे धीरे जो पेस्ट है इसका रेजिस्टेंट हो रहे हैं, तो वो भी एक इशू है कि अब उतना इफेक्टिव नहीं है। ठीक है, फिर आगे दिया हुआ है कि जीएम रबर फॉर नॉर्थ ईस्ट 2021 का कुछ है ये न्यूज।
कॉमर्स मिनिस्ट्री ने रबर बोर्ड है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंदर रबर बोर्ड स्टैट्यूटरी बॉडी है। रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ केरला डेवलप द वर्ल्ड फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर प्लांट फॉर द क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑफ आसाम एंड नॉर्थ ईस्ट। ठीक है। It has additional copies of manganese containing superoxide dismutase gene. This helps plants survive in cold winters. It's still in trial experimental stage. Environment Ministry is yet to give final approval for commercial usage. तो कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंदर रबर बोर्ड है, स्टैट्यूटरी है, एंड रिसेंटली जीएम रबर क्रॉप अप्रूव नहीं हुआ है, मतलब बस वो रिसर्च स्टेज में ही है। फिर आगे एक और दिया हुआ है कि जीएम क्रॉप्स में सोया मील इंपोर्ट अलाउड फॉर एनिमल फीड 2021। तो जीएम सोया मील क्या होता है? लेफ्ट ओवर रेसिड्यू मटेरियल आफ्टर ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम जीएम सोयाबीन। इट इज सॉलिड इन शेप एंड रिच इन प्रोटीन। इंडियन फार्मर्स यूज नॉन जीएम सोया मील फॉर फीडिंग कैटल, पोल्ट्री, फिश, श्रिम्प, लेकिन सप्लाई शॉर्टेज हो रहा था। तो एनवायरमेंट मिनिस्टर ने क्लैरिफाई कर दिया कि there is no living GM organism inside it, so there is no objection to import GM soya meal। ठीक है। और फिर सीड्स जीएम क्रॉप्स के चैलेंजेस, ये तो देख लिया अपन ने, बायोसेफ्टी कंसर्न्स वगैरह। इकोनॉमिक सर्वे ने सजेशन किया था कि अलाउ जीएम सीड्स विच डोंट हैव टर्मिनेटर जीन। फिर जीएम सीड्स ऐसे जो डिसीज कंट्रोल करे, पेस्ट कंट्रोल करे, लॉन्गर शेल्फ लाइफ दे रहे, शॉर्टर क्रॉप ड्यूरेशन हो रहा है उसकी वजह से, नॉन फूड ट्री फॉर्मेट क्रॉप्स दे रहे, तो उनको अलाउ करो एंड प्रिवेंट मोनोपोली, सर ये सब इकोनॉमिक सर्वे ने बोला है। ठीक है। आगे है फिर वाटर इरिगेशन में कुछ फैक्ट्स बताने किसी को वाटर इरिगेशन के बारे में इंडिया का। बारे में नेक्स्ट है एग्री इनपुट के अंदर वाटर इरिगेशन। तो इसमें कुछ फैक्ट्स है, जैसे कि इंडिया वर्ल्ड का 17% पॉपुलेशन है, बट 4% वाटर होता है। लैंड कितना परसेंट था सर? 2.3%। हाँ, एंड इसमें जो भी वाटर आता है ना, उसमें से भी अपन 50% रेन फेड एग्रीकल्चर है अपना। तो वी आर डिपेंडेंट ऑन रेड मोर देन 50% ऑफ द एग्रीकल्चर आउटपुट। तो इसीलिए आई थिंक एक टर्म भी था ना, इंडिया एक्सपोर्ट्स वाटर, जो राइस के बारे में था। एक और फैक्ट है इसमें कि 1 kg ऑफ राइस इंडियन फार्मर्स नीड 3000 to 5000 liters ऑफ वाटर, whereas चाइनीज फार्मर्स मैनेज इट इन 350 liters ओनली। तो इतना ज्यादा डिफरेंस है मतलब। एक यहीं पे टेक्निकल टर्म आती है कि वर्चुअल वाटर। तो जो पूरी प्रोसेस है ना, कि सीड सोइंग से लेके प्रोडक्शन तक जितना वाटर यूज होता है ना, टोटल को कंबाइंड बोलते हैं वर्चुअल वाटर। आई थिंक मेंशन होना चाहिए यहाँ पे। नहीं, एक्चुअली वर्चुअल वाटर ये नहीं होता। वर्चुअल वाटर ये होता है ना, वर्चुअल वाटर एक्सपोर्ट के टर्म्स में यूज करते हैं हम, कि जैसे हम क्रॉप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, राइस एक्सपोर्ट कर रहे हैं या शुगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो एक तरीके से हम वर्चुअल वाटर एक्सपोर्ट कर रहे हैं कि हाँ उसमें इतना सारा वाटर लगा है, एक तरीके से हम उस वाटर को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो उस टर्म्स में यूज होता है वर्चुअल वाटर का। एक्सपोर्ट में वही तो बता रहा हूँ, प्रोडक्शन से लेके मार्केट में बेचने तक जितना सारी प्रोसेस में जितना वाटर यूज हुआ है उसको कंबाइंड बोलते हैं, वहीं से टर्म बनता है ये। सर एक और यही होगा ना कि उत्तर प्रदेश है हाईएस्ट इरिगेटेड स्टेट इंडिया में। इसमें ये ट्रेंड इम्पोर्टेंट है कि इंडिया जो है वो इंडिया में लार्जेस्ट एरिया है अंडरग्राउंड वाटर इरिगेशन। ये एक बार प्रीलिम्स से कोई तो क्वेश्चन का डायरेक्ट ऑप्शन था। हाँ था, ही था। उत्तर प्रदेश ही है ना हाईएस्ट इरिगेटेड, मैंने गूगल किया तो उत्तर प्रदेश ही दिखा रहा है। हेलो। हाँ हाँ हाँ, आपकी आवाज आ रही है। ठीक है सर, आगे बढ़े। ठीक है। फिर इसका एक कारण ये भी है ना कि एमएसपी को सब्सिडाइज करा जाता है, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, फर्टिलाइजर सब्सिडी होती है, तो इसकी वजह से ज्यादा पानी यूज होता है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं फिर वाटर रिलेटेड मिनिस्ट्री कौन सी है कि मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेस, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन।
इसके अंदर सेंट्रल वाटर कमीशन है, एक अटैच्ड ऑफिस है, गंगा फ्लड कंट्रोल कमीशन है, स्टैट्यूटरी बॉडी है इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट 1956 इसके अंदर बना हुआ, विच इज अंडर अगेन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। फिर एक नेशनल गंगा काउंसिल है चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर, नेशनल गंगा काउंसिल चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर। सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी CGWA, इसके बारे में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया था, याद है किसी को? हाँ 2020 में था इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन। एंड इसमें आई थिंक एक चीज ये लिखा हुआ है कि मिनिस्ट्री ऑफ वाटर डेवलपमेंट, तो अब तो वो जल शक्ति मिनिस्ट्री है, उसके अंडर ही एक डिपार्टमेंट है, एज सच मिनिस्ट्री नहीं है। ठीक है, तो आई थिंक मिनिस्टर जल शक्ति बनाया ना, मतलब अच्छा point बेसिकली बताया। ये सारे के सारे को रीनेम कर दिया, बस आगे लिखा है शायद आगे। मतलब जल शक्ति मिनिस्ट्री वाज फॉर्म्ड आफ्टर मर्जिंग ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट, गंगा रिजुवेनेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। तो जो भी हम इन सब के नाम से पढ़ेंगे वो सब कुछ मिक्स हो गया है इसमें। हाँ वो एक्चुअली डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर था ना, वो पहले आई थिंक मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर था, तो वहां से निकाल के इस चीज को पूरा मर्ज कर दिया इन्होंने। और नहीं अब नहीं, जल पहले भी तो मिनिस्ट्री लिखा हुआ है यहाँ पे अलग से, पहले भी मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री थे, ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। आई एम नॉट श्योर, लेकिन शायद मैंने शायद इसको उसमें पढ़ा था कि रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंदर था शायद ये। नहीं नहीं, लिखा हुआ है यार, अब आई एम नॉट श्योर, मतलब यहाँ पे मृणाल सर ने लिखा हुआ है तो पता नहीं, मतलब आई थिंक सही होना चाहिए। क्लियरली लिखा है ना कि गवर्नमेंट फॉर्म जल शक्ति मिनिस्ट्री आफ्टर मर्जिंग ऑफ फॉलोइंग मिनिस्ट्री, तो फिर डाउट यही नहीं होना था चाहिए यही इसमें था अगर। यही था। हाँ, वो अभी के लिए है ना कि अब मिनिस्ट्री 1 मिनिस्ट्री 2 को डिपार्टमेंट में करके फिर उसको जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंडर डाल दिया है। हाँ ये मिनिस्ट्री के ऊपर तो ये लिखा हुआ है कि डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर था और डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज एंड रिवर डेवलपमेंट, उनको मर्ज किया है। बाकी देख लो एक बार। चलो इसको वेरीफाई करके ग्रुप में डाल देना कोई तो प्लीज। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर आगे एक प्रोग्राम है वाटर स्कीम्स, NRDWP, नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर मिशन, 2009 का है, कोर स्कीम है ये, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड है। ठीक है, क्या होता है कोर स्कीम और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड, डिफरेंस क्या होता है दोनों में? सर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड में रेशियो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है 50-50 या 60-40, और अगर वो स्पेशल स्टेट्स हैं तो 90-10। बाकी सेंट्रल स्कीम में ये स्पॉन्सर्ड का था, सॉरी, और सेंट्रल में 100% फंडेड बाय सेंटर। ठीक है, मैं मतलब एक्चुअली टाइप्स ऑफ स्कीम्स पूछ रहा था मैं, जैसे कोर ऑफ द कोर होता है ना, ऐसे 2-4 टाइप है उसमें, कुछ तो किसी को याद है क्या? हाँ सर कोर में सर क्या होता है कि पेरिफेरल स्कीम्स हैं, मतलब कोर ऑफ कोर में ना सर इंक्लूजन वाली स्कीम्स आती हैं, स्पेशली जो रिलेटेड है माइनॉरिटी से रिलेटेड, जैसे विमेन हो गई या पुअर हो गई, तो वो कोर ऑफ द कोर में आएंगी। कोर में बाकी स्कीम्स आती हैं सर, इतना मुझे पता है। ठीक है, आगे कोई बताना चाहेगा? आगे है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। मैं बता देता हूँ। मेरी आवाज आई क्या? मैं बता दूं? हाँ हाँ आ रही है, बता दो। ओके, तो आगे वाटर के रिलेटेड स्कीम है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ये 2015 की एग्रो मिनिस्ट्री की स्कीम है और इसका टाइम पीरियड है वैलिड है 2025-26 तक। तो एम वाज टू इम्प्रूव द इरिगेशन कवरेज, और इसकी थी 4 पिलर स्ट्रेटेजी। क्या थी वो? वो है कि एक्सिलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम की रिक्वायर्स जल शक्ति मिनिस्ट्री टू फिनिश ऑनगोइंग नेशनल इरिगेशन प्रोजेक्ट एट फास्टर पेस। फिर इसका हर खेत को पानी की डिस्ट्रीब्यूट वाटर टू ईच एंड एवरी फार्म बाय सेटिंग अप कैनाल नेटवर्क। फिर वाटर शेड डेवलपमेंट, इसका थर्ड पिलर,
It requires rural development ministries, Department of Land Resources to set up harvesting structures like check dams, nala, bund, farm pods, tanks, etc. Plus रिवीजन का भी था कि ट्रेडिशनल वाटर स्टोरेज सिस्टम सच एज जल मंदिर और फिर ये जो है खतरी वगैरह इनको रिवाइव करना था। फिर इसका लास्ट कंपोनेंट जो था वो काफी इंपॉर्टेंट था, पर ड्रॉप मोर क्रॉप। ये प्रोडक्टिविटी को लेके था। इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है, रिलेटेड टर्म्स है। एक तो पहला फर्टिगेशन। फर्टिगेशन क्या है कि मिक्सिंग वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर्स इन ड्रिप सिस्टम एंड देन डिलीवरिंग इनटू द रूट्स। तो इससे फर्टिलाइजर्स का वेस्टेज है वो कम हो जाएगा। दूसरा है मल्चिंग। तो मल्चिंग कवरिंग द बेयर सॉइल विद स्ट्रॉ, वुड चिप्स, श्रेडेड बैग्स। इससे क्या होता है कि वाटर इवापोरेशन वगैरह और जो सॉइल वाटर इवापोरेशन, सॉइल इरोजन और वीट की ग्रोथ को कंट्रोल करता है। तो ये जो 4 टर्म थे इसके 4 पिलर है, ये काफी इंपॉर्टेंट। फिर फर्टिगेशन पे क्वेश्चन भी आता है 2020 में, स्ट्रेटजीज पूछी। हाँ फर्टिगेशन पे था ना। हाँ, प्रीलिम्स में फर्टिगेशन से क्वेश्चन था, करेक्ट। किसी को याद है क्या क्वेश्चन? ठीक, चलो ठीक है, आगे चलते हैं, बाद में देख लेंगे। तो चैलेंजेस माइक्रो इरिगेशन की कॉस्ट ऑफ परचेस ज्यादा है। फिर एनिमल्स इसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। फिर रिपेयरमैन अवेलेबल नहीं है और फिर रिपेयर्स कॉस्ट कवर्ड नहीं है क्रॉप इंश्योरेंस में, इसलिए लेस एडॉप्शन है। फिर वाटर की स्कीम दूसरी तो नमामि गंगे योजना, ये स्पेसिफिकली गंगा से रिलेटेड है। तो पहले प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी के दौर में इट वाज गंगा एक्शन प्लान, बट चेंज कर दिया। फिर 2008-9 गंगा वाज डिक्लेयर्ड एज नेशनल रिवर। फिर आफ्टर 2015, after 2014, Prime Minister in 2015 created the नमामि गंगे प्रोग्राम। तो ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? तो वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट एंड सेंट्रल सेक्टर स्कीम। तो पहले तो एक डेडिकेटेड मंत्रालय बना था, बट इन 2019 इसको भी चेंज कर दिया। अब ऑल ऑफ दिस इज अंडर आई थिंक जल शक्ति मिनिस्ट्री। Now, to make Ganga pollution free in the next 5 years through sewage, effluent treatment plants, information, education and communication, ये है ऑल इंक्लूसिव और लोगों को सहयोग करके गंगा को साफ करना, ये इनका मेन मिशन है। फिर अगली वाटर स्कीम है जल क्रांति अभियान 2015 की। तो इसमें जल ग्राम बनाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है, बाकी तो ठीक है। फिर जल शक्ति अभियान 2019 जुलाई, ये काफी इंपॉर्टेंट भी है। तो जल शक्ति अभियान अंडर जल शक्ति मिनिस्ट्री। इसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेनोवेशन ऑफ ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज, फिर वाटर रीयूज, अफॉरेस्टेशन, ठीक है, ये अभियान है अवेयरनेस का। फिर जल जीवन मिशन, इसी के अंदर रूरल पार्ट। तो जल शक्ति मिनिस्ट्री ऑब्जेक्टिव इज हर घर जल, पाइप्ड वाटर सप्लाई टू ऑल रूरल हाउसेज बाय 2024। फिर to cities with million plus population will be encouraged to achieve in the current year 2020 itself। अभी क्या स्टेटस है देखना पड़ेगा। फिर फोकस ऑन रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, हाउस होल्ड वेस्ट वाटर फॉर रीयूज इन एग्रीकल्चर, या फिर फाउंटेन जो म्यूनिसिपैलिटी के फाउंटेन चलते हैं वहां पे चला दो, या फिर रोड्स की क्लीनिंग के लिए जो वाटर यूज होता है उसको रीयूजेबल वाटर हो, या फिर जो यूटिलिटी पार्क्स है उनकी सिंचाई के लिए जो पानी यूज होता है शुड बी यूज दिस रीयूज पानी। फिर प्रीवियस स्कीम थी इसकी NRDWP, जो भी ऊपर देखा मैंने, बट इट इज सबस्यूम्ड नाउ। फिर कवरिंग दिस इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो दोनों का इन्वॉल्वमेंट है इसमें, सेंटर एंड दी स्टेट गवर्नमेंट्स। फिर वाटर स्कीम में जल जीवन मिशन रूरल, तो 2021 बजट में बता रहे हैं, इसको लॉन्च किया था। टू प्रोवाइड फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन टू ऑल हाउसेस इन ऑल 4378 अर्बन लोकल बॉडीज, तो इनका ये टारगेट है। फिर दिस मिशन विल ऑल्सो प्रोवाइड लिक्विड वेस्ट वाटर मैनेजमेंट इन 500+ अमृत सिटीज, ठीक है। आई थिंक जल जीवन मिशन पे मेंस में क्वेश्चन आया था ना।
याद है किसी को? 2020 में आया था। नहीं याद है यार। वो जो फैक्चुअल क्वेश्चन था वाटर वाला, हाँ, पेपर 2 में, GS 2 में स्कीम का रिव्यू था, तो उसमें जल जीवन मिशन मतलब मेन में। हाँ, अच्छा मेंस मेंस में। मेंस का पूछा हाँ था। आया। ओके हम्म। तो ऐसा भी था कि 2021 में उन्होंने कोई स्कीम रिव्यू पूछा नहीं था, 2020 में भी पूछा था, तो सिर्फ एक ही पूछा था और वो ये था, जल जीवन। फिर इसके बाद वाटर की अगली स्कीम है अटल भूजल योजना। तो ये ग्राउंड वाटर से रिलेटेड है। अंडर शक्ति एक मिनट, मिनिस्ट्री। जल जीवन मिशन में ही था ना टैप्ड वाटर सप्लाई 2024 तक। टैप वाटर सप्लाई इसी का तो कंपोनेंट है मैम, फंक्शनल। उसमें कुछ कितने लीटर्स ऑफ वाटर देना था ना, किसी को याद है पर पर्सन? हाँ 64 था आई गेस, 60 अराउंड। हाँ आई थिंक ये 50-60 ही था कुछ। ठीक है। मैं जो क्वेश्चन बता रहा था वो मेंस में GS 2 ये में। आप पर डे का पूछ रहे हैं क्या वाटर का? हाँ मैंने पर जल शक्ति का मिनिस्ट्री के उसमें देखा, तो इसमें दिखा रहा है 55 लीटर्स पर कैपिटा पर डे। हाँ हाँ यही। हाँ ऐसा ही था। ओके। थैंक यू। टू ठीक एवरी है। हाउस होल्ड है ना, मतलब ये ध्यान रखना है। ठीक है। ओके ठीक है। ठीक। फिर अटल भूजल योजना देखते हैं, ये ग्राउंड वाटर के लिए है और ये स्पेसिफिक एरियाज में चलती है। इसमें देखने वाली बात है कि फंडिंग बाय यूनियन एंड वर्ल्ड बैंक, तो वर्ल्ड बैंक स्पॉन्सर्ड स्कीम है ये। ठीक है। दिस स्कीम इज नॉट मेंट फॉर एंटायर इंडिया बट सेलेक्टेड स्टेट्स में, जैसे गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। ठीक है। मेजरली हिंदी बेल्ट और कर्नाटका तक एक्सटेंडेड है। फिर पंचायत लेड ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट एंड बिहेवियरल चेंज, तो ये पंचायत लेवल इनिशिएटिव था, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। एक मिनट, वो संजय ने क्वेश्चन शेयर किया हुआ है ग्रुप पर, तो आंसर क्या था उसका जो प्री में आया था फर्टिगेशन वाला? आप पढ़ देंगे क्या क्वेश्चन को? हाँ हाँ। क्वेश्चन सेज दैट व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ फर्टिगेशन इन एग्रीकल्चर। तो पहला ऑप्शन है कंट्रोलिंग द एल्कलिनिटी ऑफ इरिगेशन वाटर इज पॉसिबल। सेकेंड इज एफिशिएंट एप्लीकेशन इज एप्लीकेशन ऑफ होना चाहिए रॉक फॉस्फेट एंड ऑल अदर फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स इज पॉसिबल। थर्ड है increased availability of nutrients to plants is possible. Fourth is reduction in the reaching of chemical nutrients is possible. इसमें आंसर जो था वो सी था, 134। Okay, second is wrong, मतलब rock phosphate कोई explain करेगा क्या? Efficient application is rock phosphate and other phosphatic fertilizers is possible. ऑल्दो फर्टिलाइजर की एफिशिएंसी तो इंक्रीज होती है फर्टिलाइजेशन से, बट मुझे समझ नहीं रॉक फॉस्फेट और अलग फर्टिलाइजर अलग नहीं है। फर्टिगेशन एग्जैक्टली क्या होता है? फर्टिगेशन एक तरीके से ना इरिगेशन के थ्रू ही फर्टिलाइजर सप्लाई करना होता है, मतलब कि इरिगेशन वाटर में ही फर्टिलाइजर मिक्स करके सप्लाई करना। अच्छा, वो ड्रिप सिस्टम वाला? एग्जैक्टली ड्रिप सिस्टम नहीं, ड्रिप सिस्टम का पर्पस अलग हो जाता है, मतलब सिस्टम होता है ना, ड्रिप सिस्टम से कर सकते हैं ड्रिप।
अरे बेसिकली कोई भी माइक्रो इरिगेशन टेक्निक है उसके अंदर फर्टिलाइजर डाल दो। ओके सर, ओके, मतलब किसी वो मिला के उसके साथ भेज दिया जाए पानी के हाँ साथ। मतलब इट मे बी ड्रिप, इट मे बी स्प्रिंकलर, इट मे बी एनीथिंग। ओके सर, ओके। हाँ, तो इसमें ना वो रॉक फॉस्फेट वाला पॉइंट जो था वो गलत इसलिए था क्योंकि रॉक फॉस्फेट इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर, तो इसलिए वो ड्रिप इरिगेशन में काम कर नहीं सकता। दैट्स व्हाई रॉक फॉस्फेट वाला पॉइंट गलत था। ठीक है। ओके, ठीक। ठीक है। वैसे फर्टिगेशन में किसी भी माइक्रो इरिगेशन टेक्निक में आप फर्टिलाइजर मिला के डाल दो ताकि फर्टिलाइजर भी सेव और पानी भी बचे। मेन पर्पस ये। ठीक है। फिर वाटर स्कीम्स में एक था ड्रिप 2012 में, तो डैम रिहेबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम, तो इसका था पोर्टल जिसका नाम था धर्मा वेब पोर्टल। फिर नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट 2016 का। फिर ड्रिप का एक भी सेकंड फेज नीति आयोग का वो इंडेक्स हुआ है। निकलता है जिसका नाम, मैं कह रहा था सॉरी, ड्रिप का ना सेकंड फेज भी अभी शुरू हुआ है शायद। हाँ हाँ सही बोल रहे हैं आप। ये लास्ट ईयर शायद न्यूज में भी था ना। हाँ हाँ 2020 में हुआ है शायद ये शायद। हम्म, ठीक है, इसको भी चेक कर लेंगे। वर्ल्ड बैंक की फंडिंग भी है शायद, वर्ल्ड बैंक की फंडिंग है इसमें। हाँ, डैम सेफ्टी बिल आया था लास्ट ईयर। हाँ, आई अभी थिंक एक्ट उसी के बन गया। रिलेटेड था ये। हाँ, एक्ट भी बन गया अब उसके लिए। सो एक कोऑपरेटिव एक्ट भी बन फेडरलिज्म। गया, करेक्ट। हाँ, फेडरलिज्म का भी एक इश्यू हो रहा है कि सेंटर के पास कंट्रोल जा रहा है इन चीजों का, तो वो भी एक इश्यू था। ऑल राइट। फिर नीति आयोग का कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, तो ये डिवाइड करता है इंडिया को 3 पार्ट्स में, तो हिमालयन स्टेट, नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयास और फिर यूटीज। और ये आई थिंक ये वाटर मैनेजमेंट के लिए है, कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स। ठीक है। फिर इरिगेशन को लेके इकोनॉमिक सर्वे में क्या क्या था, तो रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, पल्सेस कल्टीवेशन, वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर शेड में, ठीक है, तो सब चलते रहता है। फिर ये CGWA वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 2020 प्रीलिम्स का क्वेश्चन है कि 36% ऑफ इंडियाज डिस्ट्रिक्ट्स आर क्लासिफाइड एज ओवर एक्सप्लॉइटेड और क्रिटिकल बाय CGWA। तो CGWA सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, सेकंड पॉइंट, वाज फॉर्म्ड अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। और फिर तीसरा पॉइंट, तो इंडिया हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर ग्राउंड वाटर इरिगेशन इन द वर्ल्ड। इसका आंसर क्या होना चाहिए? ट्रू होगा ना? 2 and 3। हाँ, 2 and 3 वन है क्यों इसका फॉल्स आंसर। है? वन क्यों फॉल्स है? तो फैक्ट है ना, मतलब फैक्ट। इस CWA ने नहीं दिया था, ये कोई और था। सर हाँ 3 राइट है ना, तो 3 राइट है तो बी और डी ही होगा, बाकी 1 और 2 में सॉर्ट कर लेंगे। 1 गलत है शायद, 1 में ना 7% का आसपास है शायद, ये जो ओवर एक्सप्लॉइटेड वाला है। क्रिटिकल में 4% के अराउंड है ये नंबर बहुत हाई दिया हुआ है। 2 पॉइंट ना, एक तो नहीं, जिस अथॉरिटी जो 36% देता है है, यार, मैंने गूगल किया। ये CGWA की जगह कोई और ऑर्गेनाइजेशन। ये CGWA नहीं निकालता है, ये वाला जो ये कमिटी। संजय आप म्यूट कर दीजिए। अभी जो आपने बोला ना बिल्कुल समझ नहीं आया, एको हो रहा था वॉइस में। ये फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, वो सही बोल रहे हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, इट इज नॉट 36%। करेक्शन है गाइस।
ठीक है, मतलब वही वैसे भी हमें पता होगा ना, ये जो फैक्ट्स एंड नंबर्स होते हैं तो इनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है गलत होने की। मैम प्रोबेबिलिटी तो ज्यादा है बट वही है ना कि भरोसा नहीं है कब वो सही भी हो जाए। हाँ, राइट। यार यूपीएससी का इवोल्यूशन इतना फास्ट हो रहा है ना, कुछ वर्क नहीं करता है कभी। वी कांट बी जैसे ऑल ऑफ दबाव का देख लो, क्या हालत हो गई। एग्जैक्टली सर, हमसे एक दो कदम आगे ही है वो। बट ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। अच्छा, बस एक चीज यार, आई थिंक प्रीवियस पेज पे ना अपन ने एक चीज थोड़ा मिस कर दिया था। जो ट्रेडिशनल इरिगेशन सिस्टम्स है ना, उसको एक बार रट लो अच्छे से प्रॉपरली। आई थिंक आ सकता है ना उस पे क्वेश्चन। हाँ सर, वो जैसे मैच द कॉलम में भी क्या है। होता है? हाँ, मैं पढ़ लेता हूँ। हिमाचल प्रदेश में खत्री है एंड कूल है। अगर प्रोनाउंसिएशन किसी को अच्छे से पता हो तो बोल देना, खत्री एंड कूल। नागालैंड में जैबो है। असम में दोनास है, डोंग्स डोंग्स। फिर उड़ीसा मध्य प्रदेश कोटास एंड बंद। एंड गुजरात में जल मंदिर है। तमिलनाडु में ईरी ओरानिस। तो हिमाचल खत्री कूल, नागालैंड जैबो, असम डोंग्स, उड़ीसा मध्य प्रदेश कोटास बंद, गुजरात जल मंदिर, तमिलनाडु ईरी ओरानिस। ठीक है, नेक्स्ट चल सकते हैं। ये स्टेट पीसीएस में बहुत आते हैं सर ऐसे क्वेश्चन। करेक्ट, चलो आगे चलते हैं। फिर आगे फर्टिलाइजर है ना, नेक्स्ट। ठीक है, मैं बोलता हूँ। नेक्स्ट फर्टिलाइजर में डेफिनेशन दिया है, ठीक है छोड़ो उसको। फिर नाइट्रिक होते हैं, फॉस्फोरस होते हैं, पोटैश होते हैं। फिर नाइट्रोजन वाले में एक बस कीवर्ड याद रखो, हेबर प्रोसेस। तो इसमें नेचुरल गैस मीथेन CH4 इज कन्वर्टेड इनटू अमोनिया NH3 एंड फर्दर प्रोसेसिंग टू क्रिएट यूरिया। देयरफॉर यूरिया प्रोडक्शन रिक्वायर्स नेचुरल गैस इंपोर्ट। ठीक है, हेबर प्रोसेस। एंड ये मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर देखता है सब्सिडी देने का काम। एंड सब्सिडी स्टेट का होता है कि सेंटर का होता है, या दोनों का होता है? सेंटर की होती है ना इसमें तो। हाँ, ओनली सेंटर, स्टेट का कंट्रीब्यूशन नहीं होता है कुछ भी इसमें। फिर फॉस्फोरस जो है 80 to 85% डिमांड इज मेट बाय इंपोर्ट। इसरो रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी यूज कर रही है टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल माइंस। ठीक है। पोटैश 100% डिमांड इज मेट बाय इंपोर्ट। आई थिंक यूरिया में भी तो इंपोर्ट पे डिपेंडेंट है ना पूरा, 50-60% कुछ। तो किसी को याद है क्या? नहीं, यूरिया में ऑलमोस्ट सेल्फ सफिशिएंट है, बट हाँ इम्पोर्ट होता है। अच्छा, तो मतलब मेजरली सेल्फ सफिशिएंट है, थोड़ा बहुत इंपोर्ट होता है ऐसा? हाँ राइट। एक बार कोई अगर गूगल कर सकता है तो देख के ग्रुप में डाल देना यार, कितना होता है रफली। कर रहा हूँ सर, मैं कर ठीक रहा है। हाँ, फिर आइडियल NPK रेशियो क्या होता है? 4:2:1 होना चाहिए, बट इंडिया में है 8:3:1। तो आई थिंक यूरिया का जो सब्सिडी का निगेटिव इफेक्ट देख रहा है यहाँ पे, 4:2:1, 8:3:1। सर बताओ बताओ। ऑलमोस्ट 50% इम्पोर्ट है सर इंडिया का। 98.2 लाख टन है, जिसमें से अराउंड 48.8 इम्पोर्ट होता है। ठीक है, तो इसमें कोई एक्सट्रीम स्टेटमेंट नहीं है, इसलिए शायद नहीं चला होगा सर ने। बट आई थिंक मेंस में कोट करने के लिए सही है ना, कम से कम 50% लिख दो रफ अप्रोक्सीमेटली। ओके, फिर आगे चलते हैं। न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी 2010 में आया था। सेंट्रल सेक्टर स्कीम में 100% पेड बाय यूनियन है। तो अपन ने अभी थोड़ी देर पहले देखा था ना, यूरिया सब्सिडी 100% पेड बाय यूनियन होता है। न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी भी वैसा ही है। मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर देता है बेस्ड ऑन द वेट ऑफ द डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स। तो ये सब्सिडी का अमाउंट देखने की जरूरत नहीं है। इसमें आगे नीम कोटिंग यूरिया आएगा। उसके पहले दिया है सॉइल
सॉइल हेल्थ कार्ड का नहीं लिखा क्या वहाँ पे? ठीक है, तो नीम कोटिंग ऑफ यूरिया उसमें बस लिखा है कि टू प्रिवेंट डाइवर्शन, नीम कोटिंग में स्लो डाउन होता है रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ यूरिया इन सॉइल। तो मतलब इसको इंपॉर्टेंट याद रख लो कि नीम कोटिंग करने से स्लो डाउन होता है डिसोल्यूशन, फास्ट नहीं होता है। शायद इस पे क्वेश्चन आया हुआ है कहीं पे। However, it improves plants absorption of nitrogen, फिर रिडक्शन इन पेस्ट एंड डिसीज अटैक। ठीक है, हाँ नीचे ही क्वेश्चन है, व्हाई डज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रमोट यूज ऑफ नीम कोटेड यूरिया इन एग्रीकल्चर? नीम कोटिंग स्लो डाउन द रेट ऑफ डिसोल्यूशन यूरिया इन द सॉइल। और कुछ है क्या इसमें कंफ्यूजिंग वाला स्टेटमेंट? भाई काफी क्लियरली दिखे हैं ऑप्शन भी। इसमें ठीक, ज्यादा कुछ आगे है आगे। नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लो कोई प्लीज। क्वेश्चन है, फाइंड करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट केमिकल फर्टिलाइजर्स इन इंडिया 2020। तो पहला है, एट प्रेजेंट द रिटेल प्राइस ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स इज मार्केट ड्रिवन एंड नॉट एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट। दूसरा है, अमोनिया विच इज एन इनपुट ऑफ यूरिया इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम नेचुरल गैस। Third is sulfur, which is a raw material for phosphoric acid fertilizer, is a byproduct of oil refineries. नहीं, पहला तो इसीलिए गलत हो जाएगा ना, गवर्नमेंट तो एडमिनिस्टर करती ही है। राइट। यस करेक्ट। तो फिर बचेगा बी और सी। जिसमें टू दोनों ऑप्शंस में तो टू करेक्ट ही है। हमें मेनली देखना है थर्ड सही है कि नहीं। सल्फर विच इज अ रॉ मटेरियल फॉर फॉस्फोरिक एसिड फर्टिलाइजर इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ ऑयल रिफाइनरीज। हाँ, ये भी कंसीडर होना चाहिए क्योंकि ऑयल रिफाइनरी इन जनरल देखे तो ऑयल रिफाइनरीज से बहुत सारी चीजें निकलती है, तो वी कैन यूज सल्फर फ्रॉम देयर आल्सो। काफी ओपन स्टेटमेंट है ना, बाय प्रोडक्ट तो कुछ भी थोड़ा बहुत भी निकल गया अगर तो वो तो हो ही जाएगा फिर बाय प्रोडक्ट। हाँ, वैसे किसी भी साइंटिस्ट को प्रूफ कर दिया अगर नहीं, इसी से बन रहा है तो फिर यूपीएससी को गलत हो जाएगा। वैसे भी इसमें ये है ना, स्वीट और सोर का होता है ना क्रूड में कॉन्सेप्ट, तो उसमें सल्फर का ही तो होता है स्वीट और सोर में, मतलब कि सल्फर की मात्रा कम या ज्यादा उसके अनुसार ही तो स्वीट या सोर कहते हैं ना क्रूड ऑयल को। हाँ हाँ राइट। सीड ऑयल का बोल रहे थे क्या सर? आवाज नहीं आ रही थी मुझे। हाँ, स्वीट एंड सॉर होता है ना क्रूड ऑयल, बेस्ड ऑन सल्फर कंटेंट। ज़्यादा होता है तो फिर सॉर की कैटेगरी में आ जाता है। तो उस सेंस में ये चीज़ सही है कि ऑयल रिफाइनरी का बाय प्रोडक्ट होता है। सो ये स्टेटमेंट थर्ड वाला सही है। आगे बढ़ते हैं अभी। ठीक है, आगे है डीबीटी ऑफ फर्टिलाइजर। इसमें कुछ खास नहीं इम्पोर्टेंट है यार इसमें। फिर नेक्स्ट है पेस्टिसाइड्स एंड वीडीसाइड्स। ये एग्री इनपुट का 6th पार्ट देख रहे हैं अपन। तो 25% ऑफ क्रॉप लॉस जो होता है इट इज ऑन अकाउंट ऑफ पेस्ट, वीड एंड डिसीज। इंडिया का पर हेक्टर पेस्टिसाइड कंजम्पशन इज फार लेस देन द फर्स्ट वर्ल्ड। तो वी शुड एनकरेज ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स। वी शुड अडॉप्ट द इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस। फिर 2019 में मॉन्सेंटो ने हर्बिसाइड ग्लाइफोसेट यूज किया था विच वाज फाउंड टू बी कैंसर कॉजिंग। ठीक है, ग्लाइफोसेट, इसके ऊपर शायद क्वेश्चन आया है क्या? आई थिंक शायद इंसेक्टिसाइड या ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स के नाम लिख के शायद पूछा हुआ है ऐसा कुछ। हाँ मुझे भी याद आ रहा है, शायद आया था ग्लाइफोसेट के ऊपर ऐसा कुछ। एग्जैक्टली, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट ये होता है कि मतलब खत्म नहीं करना है,
बस टॉलरेबल लेवल पे रखना है। 2019 में आया था एक क्वेश्चन 48 था उसमें मेरा। हाँ है ना 48 था। हाँ ठीक है, आगे चले। आई थिंक जो एमिएबल ने डेफिनेशन बताया वो भी इम्पोर्टेंट है। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? कुछ ऐसी था वो फर्टिलाइजर होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन था कि अगर पता है जैसे उसके वो मेरे ख्याल से इंसेक्टिसाइड या फर्टिलाइजर्स में कुछ था, एग्रीकल्चर में यूज होता है। बाकी जिसको वो एकदम न्यू टर्म था, ज्यादा लोगों को पता नहीं था, तो लोगों ने वो क्वेश्चन गलत कराई था। ऑल राइट, आगे चलते हैं फिर, है ना। फिर नेक्स्ट है मेरे पास PKVY 2015 का जो स्कीम है, परंपरागत कृषि विकास योजना। इसका एम था परंपरागत, इसलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी है अपने को। फिर क्रॉप रोटेशन, क्रॉप रेसिड्यू, मैन्योर, बायो फर्टिलाइजर, बायो पेस्टिसाइड। तो इसमें इकोलॉजिकल बेनिफिट है, इकोनॉमिक बेनिफिट है। सिक्किम 2003 में पहला स्टेट बना था, फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट इन इंडिया। अभी कोई और बना है क्या? लक्षद्वीप बना है ना, यूनियन टेरिटरी बना है लक्षद्वीप। ओके ठीक है, हमें एडवांटेजेस तो पता होते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के, लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस क्या है या लिमिटेशंस, कोई बता दो। इफिशियंसी नहीं रहेगी ना, तो ज्यादा प्रोड्यूस नहीं निकलेगा। हाँ, एफिशिएंट नहीं होता क्योंकि पर यील्ड जो यील्ड होती है उससे वो आई थिंक केमिकल या फर्टिलाइजर बेस्ड फार्मिंग से उतनी ज्यादा नहीं होती। दूसरा एक लेबर इंटेंसिव भी है, जैसे जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग बोल के गवर्नमेंट ने बोला था कि ये यूज कर लो, बहुत बढ़िया है, कुछ इनपुट कॉस्ट नहीं लगता, बट उनमें जो बनाने में जो सामान लगता है उसमें लेबर कॉस्ट जो है वो एक सिग्निफिकेंट अमाउंट है, जो कि हर फार्मर पे नहीं कर सकता, तो वो एक इश्यू है। सो आई थिंक ये दो मेजर और एक इशू और लगे शायद इसमें। शेल्फ लाइफ कम होती है ना इसकी, प्रिजर्वेटिव वगैरह ऐड नहीं होते ना कुछ में। हाँ हाँ करेक्ट। एक और बड़ा इश्यू है इसका मार्केटिंग का, कि जो स्टैंडर्ड्स है वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो अपने यहाँ जो स्टैंडर्ड सेटिंग अथॉरिटी है वो दो है अलग अलग। तो एक तो एक इंडस्ट्री क्रिएटेड है और एक सेल्फ सोसाइटी क्रिएटेड है। अब जो स्टैंडर्ड्स यूरोपियन नेशन वाले एक्सेप्ट करते हैं, वो हमारे यहाँ बहुत कम प्रोडक्शन होता है उस लेवल पे, क्योंकि जो हमारे यहाँ की सोसाइटीज है उस वो स्टैंडर्ड सेट नहीं कर पा रही है। तो देयर इज अ इशू ऑफ स्टैंडर्ड सेटिंग, इसलिए जो है हमारा प्रोडक्ट तो हो रहा है पर वो यूरोपियन नेशन में एक्सेप्ट नहीं हो पा रहा है। ओके, एक्सपेंसिव भी है। ठीक है, and over dependence on tillage. ठीक है। तो इसमें स्कीम के अंदर मैकेनिज्म क्या है? पहले तो ये एग्री मिनिस्ट्री के अंदर आता है, इट्स अ कोर स्कीम बट नॉट 100% बाय यूनियन। तो इसमें सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है बेसिकली, 60-40 या 90-10। फिर इसमें क्या होता है कि ग्रुप ऑफ 50 फार्मर्स इन अ क्लस्टर कैन स्टार्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग। फिर उनको 20,000 पर एकड़ दिया जाएगा 3 साल के लिए। एंड एक वेब पोर्टल है, जैविक खेती वेब पोर्टल। एग्री मिनिस्ट्री ने एक पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम भी बनाया है, जिसके अंदर सर्टिफिकेशन देते हैं ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के लिए। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ था। 19 में। ठीक है, आगे चलें। नेक्स्ट है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। तो जीरो बजट का मतलब है कि विदाउट स्पेंडिंग एनीथिंग एक्स्ट्रा ऑन इनपुट सीड्स या फर्टिलाइजर में। तो नेचुरल फार्मिंग का मतलब होता है विदाउट केमिकल्स या फिर ओनली बायो फर्टिलाइजर यूज करने हैं। इसमें जस्ट कीवर्ड्स याद रख लो। जीवामृत है मतलब कि माइक्रोबियल कल्चर, जीव मतलब माइक्रोबियल कल्चर। बीजामृत मतलब सीड ट्रीटमेंट। बायो पेस्टिसाइड्स, फिर काउ यूरिन यूज करना है, वाफसा यूज करना है प्लांट्स कैनोपी के लिए ग्रोइंग आउट। ठीक है, जीवामृत, बीजामृत, बायोपेस्टिसाइड, काउ यूरिन, वाफसा। तो जेडबीएम से डेप ट्रैप कम होता है। सुभाष पालेकर कर्नाटका में स्टार्ट किया था। अभी आई थिंक तेलंगाना गवर्नमेंट ने कुछ तो स्टेट अडॉप्शन किया था ना। ठीक है, आगे चले क्या? फिर
नेक्स्ट है आगे फार्म मैकेनाइजेशन। एग्री इनपुट्स नीचे ले लो, एग्री इनपुट्स फार्म मैकेनाइजेशन। और कुछ तो नहीं है ना इसमें? इसमें नहीं है। हाँ बट वो आप बताए थे जो स्टेट था वो कोई चेक कर लेना कि कौन सा था जिसने पूरा पूरा कर दिया तेलंगाना है। है, तेलंगाना है शायद। तेलंगाना। पूरा मतलब तेलंगाना ने अडॉप्ट कर लिया था स्टेट पॉलिसी, जैसे होता है ना गवर्नमेंट काइंड ऑफ बैकिंग, हाँ हाँ वैसा हो गया। ओके। एक और पॉइंट मैं ऐड करता हूँ, थोड़ा सा मेंस ओरिएंटेड है पर शॉर्ट में बता देता हूँ कि जो यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स है या पेस्टिसाइड्स है ये इम्बेलेंस्ड है थ्रू आउट द कंट्री। तो जो कुछ एक रिच स्टेट्स है जैसे पंजाब है या फिर जहाँ के फार्मर्स रिच है, हरियाणा है, और अगर हम कंपेयर करें यूपी या फिर बिहार से, तो वहाँ के जो फार्मर्स है पर कैपिटा केमिकल्स यूज जो है बहुत कम कर रहे हैं, और जो पर कैपिटा यूज है केमिकल्स फर्टिलाइजर्स का वो पंजाब और जैसे रिच स्टेट्स में बहुत ज्यादा है। ठीक है, आगे चलते हैं फिर। नेक्स्ट है एग्री इनपुट्स में, बोलो बोलो। ZBNF के लिए जो स्टेट है वो आंध्रा है, नॉट तेलंगाना। आई चेक। ओके, थैंक यू फॉर क्लैरिफाइंग। नेक्स्ट देखते हैं एग्री इनपुट्स में फार्म मैकेनाइजेशन। तो इसमें हायर यूसेज ऑफ कंबाइन हार्वेस्टर, लैंड लेवलर्स, कल्टीवेटर्स, छोड़ो यार ये तो है ना। प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, लेबर ऑगमेंटिंग टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस वर्सेस कैपिटल ऑगमेंटिंग टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। तो लेबर ऑगमेंटिंग में ज्यादा लेबर लगेंगे, एंड कैपिटल ऑगमेंटिंग में सर लेबर ज्यादा ऑगमेंटिंग कैपिटल। में लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। ठीक है, इसमें मैकेनाइजेशन में इंडिया में एक तो इशू ये है कि ना मैकेनाइजेशन लेवल इंडिया के अंदर जो होना चाहिए उतना नहीं है, अराउंड 40% से भी लो है। सो अगर उसको हम ब्रिक्स कंट्री से कंपेयर करें तो बहुत कम है, मतलब बहुत पीछे है इंडिया के अंदर मैकेनाइजेशन। दूसरा एक प्रॉब्लम ये है कि स्पेशल डिसोरिएंटेशन है, मतलब नॉर्थ के अंदर या जो फार्म जो जहाँ पे रिच फार्मर्स है लाइक पंजाब हरियाणा, इस सेक्टर में फार्म मैकेनाइजेशन है, बट इन एरियाज लाइक छत्तीसगढ़ झारखंड यहाँ पे जो फार्मिंग है उसमें बिल्कुल भी मैकेनाइजेशन देखने को नहीं मिलता। सो एक स्पेशल डिसोरिएंटेशन है मैकेनाइजेशन को लेके। दूसरा चीज जो हमारा मैकेनाइजेशन है वो एक्चुअली इंडिया के अंदर ट्रैक्टराइजेशन है, मतलब मैकेनाइजेशन के नाम पे केवल ट्रैक्टर्स है हमारे पास, जबकि और भी हार्वेस्टर्स और या ऐसे हैप्पी सीडर्स जैसे डिवाइसेस होने चाहिए। तो वो भी एक इश्यू है कि ज्यादातर ट्रैक्टर्स डोमिनेट करते हैं, ठीक है। और इंडिया में लैंड होल्डिंग स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स का ज्यादा है और ऑलमोस्ट 80% है। सो ऐसे फार्मर्स जो है वो ऐसे मैकेनिक जो बाहर जो इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं मैकेनाइजेशन के लिए वो चीज यूज नहीं कर सकते हैं। सो इंडिया स्पेसिफिक इनोवेशन बनाने की जरूरत है जो कि थोड़ा चीपर हो एंड थोड़े मतलब लाइटर हो, ठीक है, ताकि ऐसे फार्मर्स को केटर कर सकें। एंड एक लास्ट पॉइंट इसमें ये चीज है कि अभी रिसेंटली आरबीआई का एक रिपोर्ट आया था जिसमें ग्रीन रेवोल्यूशन 2.0 की बात करी थी। वहां पे उन्होंने स्पेसिफिकली ये पूरा मैकेनाइजेशन वाला जो टॉपिक है इससे डील किया था। तो एक बार उस रिपोर्ट को देख लेना, उसमें काफी अच्छे पॉइंटर्स है। इनफैक्ट एक अगर टर्म सुना हो क्लस्टर बेस्ड हायरिंग के बात करते हैं वो, तो आप बेसिकली जैसे ओला उबर होता है कि आपको कोई गाड़ी जो है वो ओन नहीं करनी, बस रेंट पे लेनी है। सो वैसे ही फार्मर्स जो है वो डिवाइसेस को या वो मशीन्स को थोड़े टाइम के लिए रेंट पे ले सके। पूलिंग वाला कॉन्सेप्ट था ना, पूलिंग टाइप। हाँ, पूलिंग टाइप। तो कस्टम हायरिंग सेंटर एनसीडीसी उसको शायद हेड कर रहा है, तो एक बार देख लेना। सो ये कुछ पॉइंटर्स हैं इसके अंदर, और आरबीआई का रिपोर्ट इस पे देख लेना एक बार। थैंक यू ओके, यार, थैंक यू। ठीक है, तो इसमें बस फैक्ट शेयर करता हूँ मैं थोड़े से। जैसे ट्रैक्टराइजेशन बोला ना अभी, तो ट्रैक्टर्स इंडिया में ऑलमोस्ट 80,000 ट्रैक्टर्स एक्सपोर्ट होते हैं एवरी ईयर, मतलब इंडिया इज एक्सपोर्टिंग ट्रैक्टर्स। सेकंड पॉइंट है कि इंडिया में जो मैकेनाइजेशन है दैट इज जस्ट 40% एज कम्पेयर टू चाइना में 60% है, ब्राजील में 75% है, यूएसए में 95% है। ठीक है, और एक गवर्नमेंट स्कीम का नाम याद रखो ग्रीन रिवॉल्यूशन के अंदर बाद में कृषोन्नति योजना, एंड इसके अंदर सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन SMAM। क्वेश्चन देखते हैं। द सब्स्टिट्यूशन ऑफ स्टील फॉर वुडन प्लोज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ डैश डैश टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस। इसका आंसर मतलब है कैपिटल ऑगमेंटिंग प्रोसेस है ना।
हाँ बी लेबर ऑगमेंटिंग होगा ना, आई थिंक लेबर ऑग्यूमेंटिंग होगा। क्योंकि लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहा है वो। यार इसको थोड़ा जूम कर लो, ये प्रॉपरली दिख नहीं रहा है। इसको ये कर लो ना, क्या बोलते हैं इसको, पोर्ट्रेट मोड था हाँ पहले, शायद लैंडस्केप कर हाँ दो। हाँ, लैंडस्केप कर दो, राइट। ये बोल रहा है कि सब्स्टिट्यूशन ऑफ स्टील फॉर वुडन ब्लॉक। तो ये हुआ ना कि वुडन की जगह पे हम स्टील यूज कर रहे हैं, जो स्टील वाले आते हैं। और एक और चीज है ना, मतलब फ्लो जो है वो एक ये मशीनरी है ना एक टाइप की, उसको सर हम ऑगमेंट कैपिटल कर में रहे हैं आएगा ना। मतलब। हाँ वही मतलब, वुडन फ्लो ये जो मशीनरी है उसको हम ज्यादा प्रोडक्टिव बना रहे हैं। लेकिन ये दोनों चीजें लेबर यूज होती है ना, तो अगर लेबर स्टील का यूज करेगी तो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। नहीं, लेकिन स्टील का मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा ना उस चक्कर में, तो कैपिटल प्रोड्यूस होगा ना। नहीं, हम उसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं ना, एग्रीकल्चर की। नहीं, स्टील फ्लो यूज होगा सर तो डिफरेंस बता दो, लेबर ऑगमेंटिंग एंड कैपिटल ऑगमेंटिंग में क्या है? लेबर ऑगमेंटिंग का मतलब हो गया लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ना। अगर हम उनको कुछ ऐसे अगर हम लेबर के हाथ में कुछ ऐसा प्रोवाइड करें कि वो की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए, तो वो लेबर ऑगमेंटिंग टेक्नोलॉजी हो जाएगी। आंसर कैपिटल ऑगमेंटिंग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन इंडियन एग्रीकल्चर इज मोस्टली ऑन लेबर सेविंग मैकेनाइजेशन, दिस कुड बी अ रिस्पॉन्स टू। क्या होगा इसका आंसर? टी होना चाहिए शायद। ए होना चाहिए सर। ए है आंसर। यार सी नहीं होगा इसका आंसर, क्योंकि ये क्या पूछ रहा है कि सी जो आंसर भी इन्वेस्टमेंट, सी होगा ना, क्योंकि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्यों हो रही है, स्पेशली लेबर को हटाने के लिए, क्योंकि वेजेस ज्यादा बढ़ रहे हैं, लेबर मिल नहीं रहा है लोगों को। सर दिस कुड लाइक बी अ हरियाणा पंजाब। सर रेस्पॉन्स तो तभी आएगा ना जब प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, तो ज्यादा इन्वेस्टमेंट आएगा ना सर। नहीं आप समझ नहीं रहे इसमें हो इसमें बेसिकली। फोकस उस पे है ना, लेबर सेविंग पे है फोकस, लेबर सेविंग हाँ, मैकेनाइजेशन पे हो रहा है मोस्टली, इस पे इन्वेस्टमेंट पे फोकस नहीं है इस क्वेश्चन में। अगर क्वेश्चन ओके, में से लेबर सेविंग वाला कीवर्ड हटाओगे ना, तो आंसर हाँ ए हो सर, जाएगा। करेक्ट करो। लेबर सेविंग ये पढ़ के मैकेनाइजेशन, देखो, एक ये बार क्लियर हो इम्पोर्टेंट है। जाएगा। यहाँ पे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि लैंड होल्डर जो है ना, उससे रिलेटेड है कि वो मशीनरी जो है वो यूज करेगा, ठीक है, लेबर को हटाने की कोशिश करेगा बिकॉज ऑफ द राइजिंग वेज एंड हायर लेबर मार्केट जो है, टाइटर लेबर मार्केट। इसका ठीक है, ऑफिशियल आंसर क्या है? नहीं सी है, मुझे पता है, इसका पढ़ा हुआ है। ओके ओके, थैंक यू। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फिर। नेक्स्ट है एग्री इनपुट्स में 7वां पॉइंट है फाइनेंस एंड क्रेडिट। तो ठीक है यार, इसमें क्या है, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स आर मोर इंडेप्टेड देन बिग फार्मर्स, लॉजिकल है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में लेस देन 1% लोन मिलते हैं, इकोनॉमिक सर्वे ने बोला है ऐसे, तो डिस्पैरिटी है। फिर किसान क्रेडिट कार्ड एंड पीएम किसान, अच्छा पीएम किसान बेनिफिशियरी डजंट हैव किसान क्रेडिट कार्ड। ठीक है, आरबीआई के पीएसएल नॉर्म्स 10% एग्रीकल्चर टू 8% मार्जिनल फार्मर, तो चेंज हुआ है ना कुछ तो। देखा था ना उसमें 12% हो गया था कुछ। वो कैटेगरी थी ना, एक एग्रीकल्चर की थी सिंपल, और फिर उसमें भी फिर मार्जिनल की अलग से थी और स्मॉल की अलग से थी। हाँ, किसी को याद आ रहा है क्या कितना परसेंटेज था वो?
आई थिंक 12 and 8 था शायद। हाँ 12 and 8। जो कोई होलिस्टिक कैटेगरी में सारे आ रहे थे वो 12 हुआ था, और ये जो डिफरेंस वाला था वो शायद से 8 था। बाकी कोई कंफर्म करके बता देना। यार 12 and 8 नहीं था वो। दैट 12% इज एक्चुअली फॉर वीकर सेक्शन। मैं एक बार समराइज करता हूँ। 12% इज फॉर वीकर सेक्शन। एग्रीकल्चर में दो पार्ट्स है। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए 10% है। ऑल फार्मर्स बिग एंड स्मॉल के लिए 8% है। फिर माइक्रो एंटरप्राइज के लिए 7.5% है एंड अदर कैटेगरीज के लिए 2.5% है। तो वो ऐसा है कि 12, 10, 8, 7.5, 2.5। 12 इज वीकर सेक्शन, 10 is marginal and small farmers, 8% all farmers, and 7.5% KVIC micro enterprise, 2.5% other categories। ठीक है, इसको याद कर लो यार, काफी इंपॉर्टेंट आई थिंक है, क्योंकि रिसेंटली चेंजेस हुआ है ना इसमें। एक बार और रिपीट कर देंगे सर प्लीज। 12% वीकर सेक्शन के लिए है, 10% small and marginal farmers, 8% for all types of farmers, 7.5% micro enterprises, and 2.5% for others। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, फिर नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स किया गया, किसान क्रेडिट कार्ड चालू हो गया, इंटरेंस सबवेंशन स्कीम चालू किया। फिर नेक्स्ट टॉपिक है निगोशिएबल वेयरहाउस रिसिप्ट। ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके अंदर एक स्टैट्यूटरी बॉडी है WDRA, वेयरहाउसिंग डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी। तो इसके अंदर वही मतलब वेयरहाउस रिसिप्ट बनेंगे जिसको प्लेज कर सकते हो लोन लेने के लिए, या फिर ट्रेड भी कर सकते हैं ई-नैम के थ्रू। वेयरहाउस रिसिप्ट का मतलब हो गया कि वेयरहाउस में जाके अपना सामान रखो एंड रिसिप्ट ले लो। और कुछ है क्या इसमें? आप हाँ उस वही है। रिसिप्ट वही है। ठीक है, नेक्स्ट है लोन वेवर्स। आजकल अब स्टेट्स भी चालू करे हैं लोन वेवर देना। फिर लोन वेवर के फेवर एंड अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट्स है, बट इग्नोर करो उसको। नेक्स्ट इंश्योरेंस। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस हुआ है क्या अपनी अभी? नहीं सर, लग तो नहीं रहा है, ठीक ही जा रहा है। ठीक है, इंश्योरेंस में देख लो तो इसमें 16% ऑफ GDP एंड 42% ऑफ पॉपुलेशन होता है फार्मर्स, मतलब एग्रीकल्चर। बट इंश्योरेंस ऑब्वियसली सबसे कम होगा। इसके लिए फिर फसल बीमा योजना आई थी, कोर स्कीम है जो अपन ने पढ़ा है पहले। किसी को याद आ रहा है कि फसल बीमा में क्या क्या था? सर फसल फाइनेंस, बीमा योजना, फसल बीमा योजना सेंट्रल सेक्टर स्कीम ना, ठीक है। लेकिन मुझे इसमें सेंटर कंफ्यूजन ये है ना सेक्टर कैसे कि होगा यार? सेक्टर नहीं होगा वो, उसमें स्पॉन्सर्ड 50-50 है। कंट्रीब्यूशन। हाँ, नहीं 50-50 एक्चुअली कंट्रीब्यूशन होता है यूनियन का एंड स्टेट्स का। हाँ वो तो मुझे भी मालूम है, लेकिन मैंने कहीं पर देखा था ये सेंट्रल सेक्टर है, इसलिए तो मुझे भी कंफ्यूजन है इस बात पे। इसमें सेंट्रल चेक कर सकते हो सेक्टर क्या? में सेंट्रल इसमें सेक्टर चेक में 100% फंडिंग जो है सेंटर का रहता है। सो यहाँ पे ऐसा नहीं नहीं है ना। नहीं, ये तो मुझे भी मालूम है, लेकिन वही मैंने गवर्नमेंट रिसोर्स में ही देखा है किसी सेंट्रल सेक्टर। इधर पर लिखा है कहीं पर, आप देख सकते हो, एक बार चेक कर सकते हो क्या? कर रहे हैं, मैं चेक करके बताता हूँ, आप लोग ठीक कंटिन्यू ठीक 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 ठीक। ठीक है, आगे देखते हैं अपन फिर। तब तक जब वो उसमें कुछ ये 3 टाइप्स थे ना उसमें, खरीफ, रबी एंड हाँ हॉर्टिकल्चर, क्या था वो? हाँ। सो उसमें मतलब प्रीमियम अलग अलग रहता है। सो खरीफ क्रॉप के लिए 2% प्रीमियम है, राबी क्रॉप्स के लिए 1.5% प्रीमियम है, एंड कमर्शियल क्रॉप्स के लिए 5% प्रीमियम है। तो
ये प्रीमियम अलग अलग है, तो ये पता होने से है। ठीक है। हाँ, और उसमें शायद रिसेंटली कुछ चेंजेस भी हुआ है जिसके थ्रू ड्रॉट वगैरह कुछ तो ऐसा कुछ करा है उन्होंने, अलाउ कर दिया, मतलब ब्रॉडन कर दिया है वो। हाँ, ड्रॉट का उन्होंने कर दिया, और सेंटर ने ना अपना फंडिंग का शेयर है वो भी रिड्यूस कर दिया, अब ज्यादा बहुत जो स्टेट के ऊपर डाल दिया है। अच्छा, पहले 50-50 था ना पहले, अभी कितना है, किसको आ गया? अगर ठीक याद है। हाँ फिर, हाँ एक बार मैं देख के डाल दूंगा अभी रिसेंट जो चेंज किया है उसको। ठीक है ठीक है ठीक है। सर फिर आगे आप वो देखो। पूछ रहे थे ना कोर ऑफ द कोर स्कीम्स। हाँ हाँ, बोलो बोलो सर प्लीज। उसमें छह ही स्कीम्स है सर कोर ऑफ द कोर में। मैं जस्ट बता दे रहा हूँ फटाफट। नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, अम्ब्रेला स्कीम फॉर डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल कास्ट, अम्ब्रेला प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स, अम्ब्रेला प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट ऑफ माइनॉरिटीज एंड अम्ब्रेला प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट ऑफ अदर वल्नरेबल ग्रुप्स। ये है सर कोर ऑफ द कोर 6। कोर स्कीम्स हैं 22, बाकी आपकी सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स हैं 45। ठीक है, तो 6 स्कीम्स है जो कोर द कोर कहलाती है। 22 है कोर सेक्टर, सेंट्रल सेक्टर में 45 है। एंड 6 वाले में आपने बताया एनएसओएपी एक है, मनरेगा एक हो गया, एंड फिर एससी एसटी माइनॉरिटी एंड अदर वल्नरेबल के 4 हो गए, ये 6। कोर हाँ में 22 सर। स्कीम है। हाँ सर। यार ऐसा क्वेश्चन कभी आया है क्या, मतलब कौन सी कोर ऑफ द कोर है, ऐसा कुछ किसी को पता है क्या? नहीं, सर आया मॉक्स में तो भी नहीं है शायद। ऐसा। नहीं, मॉक का नहीं पूछ रहे यार, प्रीवियस क्वेश्चन का है कुछ? नहीं नहीं, प्रीवियस ईयर में तो नहीं है। लेकिन 6 है तो ये 6 याद कर सकते हैं हम, क्योंकि ना स्पेसिफिक स्कीम के लिए आ सकता है कि ये कोर ऑफ द कोर स्कीम है करके ना। तो मतलब 6 ही है तो याद तो कर ही सकते हैं सब। ठीक है ठीक है। ऑलराइट, आगे देखते हैं। फिर आगे है डोंट बर्न द क्रॉप रेसिड्यू। इसके सॉल्यूशंस है इन सिटू कंपोस्टिंग, जीरो टिल सीड ड्रिल, रोटावेटर, हैप्पी सीडर। फिर क्या है, एनजीटी का ऑर्डर था कि बर्निंग क्रॉप रेसिड्यू इज अ क्राइम अंडर सेक्शन 188 ऑफ आईपीसी एंड अंडर एयर एंड पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट 1981। ठीक है, बाकी क्या है यार, और कुछ है इसमें? हाँ, आई थिंक वो इम्पोर्टेंट है इकोनॉमिक सर्वे वाला, पीएम 2.5 मिशन। हाँ सर, मतलब वो क्या? हाँ, पढ़ लो कोई प्लीज इसको। अरे पढ़ो यार कोई तो। इकोनॉमिक सर्वे वाला क्या बता रहे थे सर आप? अरे वहां पे लिखा है ना कि इकोनॉमिक सर्वे ने दिया है कि पीएम 2.5 इमिशन जो होते हैं, कितना ग्राम्स होता है पर केजी ऑफ बर्निंग ऑफ क्रॉप। तो शुगर के लिए सबसे ज्यादा होता है ग्राम्स पर इमिशन, ग्राम्स पर केजी इमिशन 12 होता है। मेज के लिए 11.2 है, कॉटन 9.2, राइस 9.3, व्हीट 8.5। अच्छा अच्छा, ओके तो सर। ये लिग्नो सेल्यूलोसिक क्रॉप रेसिड्यूज, ये मतलब ऑर्डर याद करना है क्या? यार याद तो रहेगा नहीं वैसे। टू मच टू मेमोरी। एकदम ठीक एक्सट्रीम है। में है कि याद आ गया आपको बैठ के और ये क्वेश्चन आया हो, मुश्किल है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं फिर। नेक्स्ट है एग्री सेलिंग एपीएमसी। इन्होंने ये शुगर केन में सबसे ज्यादा यूज होता है वाटर, वो पूछा था ना इस बार, और लास्ट ईयर भी था कुछ इनएफिशिएंट पूछा था ना इस बार। हाँ हाँ हाँ, हम्म। तो फिर ठीक है यार, ये भी याद रखो कि पीएम 2.5 सबसे ज्यादा शुगर से निकलता है, फिर याद रख राइस फिर सकते हैं कि व्हीट है। इनमें से कौन सा है। हाँ रख सकते हैं याद सर। एटलीस्ट मतलब शुगर केन रख दो कि सबसे हाईएस्ट है, फिर राइस है, फिर व्हीट है। हाँ हाँ, ये क्रोनोलॉजी रख सकते हैं यार। थैंक यू। ठीक है, आगे चलो यार। एपीएमसी कोई बताएगा क्या? मैं बता देता हूँ।
मोहित सर चलेगा क्या? आप ही बता दो सर। अरे मतलब यार ठीक है, चलो एपीएमसी में एबोलिशन ऑफ जमींदारी लिबरेशन नहीं हुआ. APMC laws first sale of agricultural produce can occur only at market yards या फिर मंडीज. प्रॉब्लम्स क्या है फिर इसमें? APMC ट्रस्टीज पॉलिटिकल इन्फ्लुएंशियल होते हैं, कार्टेल बनाते हैं, मैनिपुलेशन करते हैं, होर्डिंग होता है, लैक ऑफ मैनेजरल स्किल है, मल्टीपल एंट्री एग्जिट अदर फीस लगे हुए थे बहुत सारे. तो इसके सॉल्यूशन में मॉडल एपीएमसी एक्ट लाया था. एग्रीकल्चर कौन सा सब्जेक्ट है? स्टेट ही कंकरेंट है. स्टेट है. स्टेट में स्टेट एंड लैंड 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 भी स्टेट स्टेट है। है। ओके. फिर गवर्नमेंट ने वो लॉज कैसे बनाए, फार्मर लॉज? वो वो उस पे था ना, इंटरस्टेट कॉमर्स पे. इंटरस्टेट कॉमर्स शायद कंकरेंट में आता है, ऐसा कुछ है. हाँ Interstate कंकरेंट trade and में, राइट. ठीक है, करेक्ट. तो फिर इन लॉज के अंदर अलाउज प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स एंड कोऑपरेटिव सेटअप पैरेलल मार्केट्स एंड सेल डायरेक्टली टू कंज्यूमर्स. इट अलाउज कॉर्पोरेट कंपनीज टू डू कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग. फिर मॉडल APLM एक्ट आया, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस लाइव स्टॉक मार्केटिंग एक्ट 2017. फिर मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट 2018 कंकरेंट लिस्ट में है. नीति आयोग ने लॉन्च करा फार्मर फ्रेंडली रिफॉर्म्स इंडेक्स टू रैंक स्टेट्स. फार्मर फ्रेंडली रिफॉर्म्स इंडेक्स है एक, स्टेट को रैंकिंग देने के लिए. एमसीक्यू देख लो, पढ़ लो प्लीज भाई. in India, markets in agricultural products are regulated under the, ठीक है, बी ही होगा इसका. तो ए है एसेंशियल कमोडिटी. एपीएमसी होगा शायद. हाँ, बी. ये तो एपीएमसी होगा ना. रेगुलेट अंडर किसके अंदर यार? एपीएमसी तो मंडी टाइप की होती है, वो रेगुलेट कैसे करेगी? एसेंशियल कमोडिटी एक्ट. सही है, वही है, बी है, बी. मार्केट बोला है ना. ठीक है मार्केट यार, कौन रेगुलेट करता है? हाँ बी इसमें होगा. लिखा है ना. हाँ. कि इसमें लाइन अभी हमने ऊपर देखी है, गवर्नमेंट ने भी एपीएमसी लॉ चीजें प्रोडक्ट बनाना है उनके साथ. जो प्रॉब्लम होती है एक मार्केट में जाने के बाद कि कार्टेलाइजेशन लोग हैं, उन्होंने पैसे बोलने को बोला था कि हर स्टेट में करेंगे. 19 स्टेट में भी हुआ है कि वो भी नहीं. 2016 में बना तो 19 तक हुआ, 19 स्टेट नहीं. तो वही है, और कुछ नहीं था. आगे चलते. इस वक्त सीधे उसमें आ जाते हैं, एग्रो ऑर्डिनेंस एक्ट. ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग 2020. कोई ये बताएगा तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या होता ये तो पढ़ने की जरूरत नहीं है ना, रिपील हो गया. ये आपको एक लैंड और आपसे पहले वो कॉन्ट्रैक्ट करा लेंगे कि यार इतनी चीज, ठीक है, उससे प्राइस से अगर कर देंगे, अगर लॉस हुआ तो आपको जितना था उतना ही देंगे, बस, और कुछ नहीं था. यही है. ठीक है. तो सीधे आई थिंक उस पे आ जाते हैं ना, एग्री सेल ऑनलाइन. आपने बोला कि हम ये इतना प्रोडक्ट करेंगे, नहीं हुआ, नुकसान हो गया, तो फिर बाद में ब्लेम कर देते फार्मर को. अब ऐसा है कि कॉन्ट्रैक्ट है, अच्छा होगा तो अच्छी बात है आपके लिए, नुकसान होगा तो उतने पे ही रहेंगे, बाकी वो नहीं करेंगे, कोई हार्म नहीं. ठीक है. ये ई-नैम किस मिनिस्ट्री के अंडर में आएगा?
एग्रीकल्चर का अंडर ही आना चाहिए मेरे ख्याल से। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंडर है एंड इसको इम्प्लीमेंट करने वाला एक एजेंसी है स्मॉल फार्म और एग्री एग्री बिजनेस का, कंसोर्टियम, हाँ एग्री एग्री बिजनेस कंसोर्टियम कंसोर्टियम। SFAC, तो वो उसको हेड कर रहा है। एंड ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, 100% पेड बाय यूनियन। और क्या इम्पोर्टेंट ई नैम में? इसमें ये नेगोशिएबल वेयर हाउसिंग रिसीट्स को इंटीग्रेट किया गया है ई-नैम के साथ। करेक्ट। एंड एट प्रेजेंट इंडिया में आई थिंक 580 प्लस एपीएमसी मंडीज है जो कनेक्ट हुई है इससे। मतलब इसको क्रिटिसाइज क्यों किया जाता है? क्रिटिसाइज आई थिंक बहुत जनरल पॉइंट्स ले सकते हो। डिजिटल डिवाइड एक इश्यू है, तो वो एक इशू है। सॉर्टिंग नहीं है अभी उतना बेटर, सॉर्टिंग और ग्रेडिंग वाला जो इशू है कि उसका प्राइस एक्चुअली में क्या मिलना चाहिए, तो वो आई थिंक एक दो इशू जनरल डाल सकते हैं इसमें। एक क्वेश्चन आया हुआ है प्री 2017 में, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट स्कीम। पहला, इट इज़ अ पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल फॉर एग्रीकल्चरल कमोडिटीज। Second is it provides the farmers access to nationwide market with prices commensurate with the quality of their produce. दोनों ही सही है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। एग्री सेलिंग है जो ग्रामीण एग्रीकल्चरल मार्केट्स, इसके बारे में कोई बताएगा? वो जो इनाम था वो स्टेट को कनेक्ट करता होगा, ये ग्राम को कनेक्ट करता होगा, वही सेम फंडा। इसको कौन सुपरवाइज कर रहा है? फंडिंग कौन कर रहा है? ये तो स्टेट का जो एग्री डिपार्टमेंट है वो कर रहा है ना। मिनिस्ट्री नबार्ड उसको फंड कर रहा है। ये तो स्टेट का जो एग्री डिपार्टमेंट, हाँ, इसमें लिखा हुआ है नबार्ड फंड फॉर एग्री मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। ये कोई क्लियर कर दो इसको। आगे ये जो एग्री एक्सपोर्ट पॉलिसी 2018 की है, ये देखने का जरूरत है क्या? अच्छा, ये बता दो कोई एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स के लिए कौन सी मिनिस्ट्री देखती है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। ठीक है। जीआई टैग सब देते हैं ना, वो कहीं की राइस दे देते हैं, कहीं का कुछ कर देते हैं, वो कॉमर्स मिनिस्ट्री देखता है सारा कुछ। नहीं हो तो वही उसी के साथ जाओ। ठीक है, आई थिंक फिर इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं अब कि कहाँ ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है या कौन से डेस्टिनेशंस हैं, ये तो थोड़ा चेंज होते रहते होंगे। नेक्स्ट पे आ जाते हैं इनकम सपोर्ट फॉर फार्मर्स में। तो ये बताओ, एक सर्वे आता है ऑल इंडिया रूरल फाइनेंशियल इंक्लूजन सर्वे, ये कौन निकालता है? आरबीआई निकालता है जहां तक मुझे याद है। ये नबार्ड ने निकाला है 2018 में। नाबार्ड निकालता है। अच्छा, ओके। एमएसपी वाला तो सबको पता ही होगा। ठीक है, एमएसपी में कितने क्रॉप्स कवर्ड हैं, कोई बता दो। 22। 23 है सर, 22 और 1+X वो शुगर केन का आता है ना अलग से, जिसमें एफआरपी वो एफआरपी है। हाँ, वो एफआरपी है। कितने खारिज क्रॉप है और कितने राबी है, और एक एग्जांपल भी बता दो। लिखा हुआ है मैम। ठीक है, बताओ फिर।
अच्छा कोई खरीफ ये कैसे नाम याद रखने कोई ट्रिक है क्या किसी के पास? जैसे एक दो तो याद रह जाते हैं बट वैसे अगर राबी याद कर लो ना, छह ही तो राबी है, बाकी खारिफ हो जाएगी। हाँ, इसकी एक ट्रिक है LPG BMW राबी क्रॉप्स को याद करने की। BMW से बार्ले, M से मसूर हो जाएगा क्या या मस्टर्ड हो जाएगा, एंड W से व्हीट हो जाएगा। एलपीजी LPG BMW। बढ़िया, नाइस। ठीक है, फिर कॉमर्शियल क्रॉप्स कितने हैं, कोई नाम बता दो। जूट, कोपरा एंड शुगर केन। ये कोपरा और कोकोनट पे कोई डिफरेंस होता है क्या? नहीं, कोपरा ड्राई अच्छा, कोकोनट होता है। आई थिंक कोपरा जो पूरा होता है ना, मतलब बिना ये ऊपर का छिलका निकाले हुए, उसको कोपरा बोलते हैं शायद। हाँ, कोपरा जो अंदर का व्हाइट मटेरियल रहता है ना सर, वो रहता है कोपरा, जिसको हाँ निकाल वही लेते होता हैं। है। और कोकोनट तो उससे पूरा ऑयल बनता है ना, उससे ऑयल बनता है वाला। तो मार्केट हाँ, जाके खरीद के देखते थे। वैसे यार जो ये ना खाते हैं। याद कर लेना चाहिए हमको, क्योंकि उन्होंने ना MSP वाला भी पूछ लिया था कि कौन सा इंक्लूड होता है 18 में शायद, है ना, वो 7 ऑप्शन देके। फिर बीच में आया था कसावा वाला एक, है ना, कौन सा फ्यूल आता है, नहीं बायोफ्यूल में है नहीं है, याद कर सकते हैं ये। GST का भी आया था। हाँ वो आजकल बहुत ज्यादा वो कर दे रहे हैं यार। ये FRP कौन करता है फिक्स? एक कैबिनेट मिनिस्ट्री है ना, वही तो फिक्स करते हो वो भी। बट वो एक कैबिनेट मिनिस्ट्री ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, CACP रिकमेंड करता है। एक स्टैंडर्ड बता देते हैं, बाकी स्टेट्स थोड़ा उसके ऊपर दे ही सकते हैं ना, मतलब वो हाँ, मिनिमम बता देते हैं। हाँ FRP में तो यही है, नहीं स्टेट्स भी दे देते हैं ऊपर। वो अलग हो जाता है ना, फिर प्राइस स्टेट एडमिनिस्टर्ड प्राइस हो जाता है, SAP करके हो जाता है स्टेट वाला। SAP राइट। तो वो जो SAP होता है वो आपका जो सेंटर ने रेकमेंड किया है मिनिमम, उससे कम नहीं होना चाहिए, आप उसके ऊपर कितना भी दे सकते हो। MSP तो वैसे भी मिनिमम ही है बोलते हैं, लेकिन ये मैक्सिमम देते हैं ना, कहने को ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, वैसे तो ये बहुत ज्यादा देते हैं। वो मैक्सिमम ये कहेंगे, अलग उसे मिनिमम नहीं अलग कहेंगे, अलग है, मतलब कहीं कहीं मार्केट प्राइस ज्यादा होता है। ठीक है, प्री 2018 का क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग: अरीका नट, बार्ले, कॉफी, फिंगर मिलेट, ग्राउंड नट, सीसम, टर्मरिक। तो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स अनाउंस MSP फॉर विच ऑफ द अबव? पहला काट दो, जो बचा वो आंसर, बी बच रहा है। सुपारी पे थोड़ी देंगे यार। इनफैक्ट कॉफी भी काट दोगे तो भी आंसर आ जाएगा। अरक्का नट हटा दो इसमें से और कॉफी हटा दो। सुपारी पे थोड़ी देंगे अब, एक भी कट गया तो आ गया ये, बी हो जाएगा, बी आ जाएगा, बी आ जाएगा। बी था बी। वो MSP से रिलेटेड कोई कमेटी याद आ रही है? MS स्वामीनाथन था ना। हाँ राइट। मैम वो LPG BMW के क्रॉप्स के नाम जरा बताओगे आप एक बार, कौन कौन से हैं? इसमें लिखा हुआ है ना, व्हीट, बार्ले, ग्राम, लेंटिल, रेप्स, मस्टर्ड एंड सैफलावर। S भी आएगा ना, मतलब अच्छा हाँ। मैं तब से वही सोच रहा हूँ, G से कौन सा है? PSL कर लो ना, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग कर रहे हैं तो PSL BMW। वो PSL प्रोवाइड करेंगे BMW खरीदने, ऐसे हाँ। याद कर सकते हैं। हाँ ठीक है, MSP कैलकुलेट करने के 3 वो होते हैं, फॉर्मूला होते हैं, हम कौन सा फॉलो करते हैं एंड उसमें इशू क्या है? A2 + FL करते हैं क्या? हम तो करेक्ट है, करेक्ट, A2 + FL।
प्लस एफएल में हम ये यूज कर लेते हैं ना, जो भी कॉस्ट हम इनकर कर रहे हैं, जैसे सीट परचेज किया या लैंड का रेंट है, ये सब मिला के, प्लस इसमें जो एफएल है ना, फैमिली लेबर है, इम्प्यूटेड फैमिली लेबर कहते हैं, मतलब कि जैसे फैमिली के कई लोग काम कर रहे हैं लेकिन उन्हें अलग से तो सैलरी मिल नहीं रही है, तो उसको भी अकाउंट करते हैं वो चीज। अच्छा ये बताओ, ये जो फैमिली के एक्स्ट्रा लोग काम करते हैं, ये किस तरह का, और उनका कोई उसमें कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, कौन से तरह का अनएम्प्लॉयमेंट होता है? डिस्गाइज्ड डिस्गाइज्ड मार्जिनल को, हाँ ठीक। ओके, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर जीरो हो जाती है। जीरो हो जाती है वो। C2 फॉर्मूला क्या है, मतलब इनका ये जो है? C2 प्लस 50% ना यार रिकमेंडेटेड है, मतलब रिकमेंडेशन थी उसकी, वो थोड़ा डिफरेंट होता है इससे A2 प्लस FL से। इसमें शायद दूसरी कॉस्ट भी ऐड होती है। मतलब वो जब तक सेल नहीं कर देते ना, प्रोक्यूरमेंट हो गया, बहुत कुछ उसमें एक्स्ट्रा जोड़ देते हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हर चीज के एक कोई पैसे दो, PYQ भी ऐसा था ना, टाइप का। उसमें कहाँ तक की कॉस्ट, मतलब टिल डिस्ट्रीब्यूशन तक की कॉस्ट को ऐड करना था, वो किससे रिलेटेड था, किसी को याद आ रहा है क्या? वो आई वो थिंक रोड वाला था, पीडीएस, कुछ। हाँ पीडीएस पे हाँ कौन वो पैसा देता है उस पे था शायद वो क्वेश्चन। हाँ। ओके, ठीक है। तो 2015 में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि FRP ऑफ शुगर केन इज अप्रूव्ड बाय, ए है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, बी है CACP, सी है डायरेक्टोरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन, एंड डी है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी। ए ए है ना? ए ए हाँ, CACP। क्या है मैम आंसर? ए कैबिनेट होगा। कमेटी ऑफ कॉस्ट एंड प्राइस। CACP नहीं होगा? CACP। सीएसीपी रिकमेंड CACP करता होता है है, रिकमेंड उसको करता है वो, बस वो हाँ। किसी का अप्रूवल यार माइक ऑन है, इको हो रहा है बहुत ज्यादा है, प्लीज ऑफ कर लेना है। जिसका ऑन इसलिए है नाम ही नहीं पता चल रहा है, उसमें कोई नाम नहीं लिखा हुआ है। कोई एडमिन हो तो प्लीज उसको यार म्यूट कर दो, आई थिंक वो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, हाँ, ओके, कर दिया। एक मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस भी होता है, किसी को पता है कि वो कौन सी लॉ कि कौन सी एक्ट या क्या उसका मैकेनिज्म होता है? तो इतना मालूम है कि वो बेसिकली इसलिए रखते हैं ना कि जो कमोडिटी का हम एक्सपोर्ट को रेस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं, कि अगर मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस हम रखेंगे तो वो ऑब्वियसली बात है, अगर मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस बाहर का जो मार्केट में प्राइस चल रहा है उससे ज्यादा हुआ तो एक्सपोर्ट करके कोई फायदा होगा नहीं, तो एक्सपोर्ट को कम करने के लिए किसी को हम रेस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं एक्सपोर्ट, तो उसके लिए हम यूज करते हैं। कि मतलब इतना मिले तो ही देना। हाँ हाँ, वो राइट, उसका फॉरेन ट्रेड एक्ट है 1992, उसके अंडर ये यूज होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पे आ जाते हैं एग्री सेलिंग MSP प्रोक्योरमेंट। तो इसमें एक टर्म है ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट, इसका क्या मीनिंग होता है? जितना ले इसका जाओ मतलब उतना ये है ना, देंगे। हाँ, हाँ हाँ, कोई भी बता दो। तो यही था कि आप जितना भी प्रोक्यूर कर लेंगे और कुछ नहीं। ये सिर्फ राइस और वीट के केस में होता है इंडिया में, कि वो मतलब तभी हम, ये वन ऑफ द रीजन है ओपन प्रोक्योरमेंट, कि हम राइस वीट इकोनॉमी बन चुके हैं इंडिया, बिकॉज ऑफ कि वो गवर्नमेंट मना नहीं करेगी, आप जितना मर्जी लाओ वो प्रोक्योर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से ये क्वेश्चन आया था कि फ्रॉम FCI's पॉइंट ऑफ व्यू द इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ फूड ग्रेन्स इज। तो इकोनॉमिक कॉस्ट के अंदर क्या क्या आता है, जो भी MSP है और बोनस एंड प्रोक्योरमेंट इंसिडेंटल्स जो पे करते हैं, कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट पे आ जाते हैं एग्री सेलिंग PM आशा के बारे में कोई बताएगा? आशा के 3 प्रधान कंपोनेंट्स है।
एक तरीके से हाँ हाँ गो इनकम अहेड सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए है ये। तो इसमें जैसे प्राइस सपोर्ट स्कीम है, उसमें तो ये है कि जैसे प्राइस अगर लोअर जा रहा है, जो भी हमने एमएसपी सेट किया है उसका, उससे लोअर जा रहा है, तो उसके लिए हम वो कर देते हैं, प्राइस प्रोक्योरमेंट कर लेते हैं। और बाकी मुझे याद नहीं आ रहा इसका। नहीं, नहीं इतना इनकम ही है, सपोर्ट इतना ही स्कीम है। तो पीएम किसान थी। हाँ, ये एमएसपी में जो लूप होल्स थे ना, उनको प्लग करने के लिए ये लोग लेके आए थे। तो वही आई थिंक 3 कंपोनेंट से प्राइस सपोर्ट स्कीम था, एक प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट था, एंड एक प्राइवेट प्रोक्योरमेंट स्कीम था। ठीक है, तो जैसे इन केस अगर प्राइस सपोर्ट स्कीम की बात करें, सो यहाँ पे गवर्नमेंट की जो एजेंसीज होंगी वो जाके प्रोक्योरमेंट करेंगी। तो पल्सेस ऑयल सीड एंड कोपरा, क्योंकि हमने जैसे ऊपर देखा था कि सिर्फ राइस और व्हीट में ही ले रहे थे अब तक। सो पल्सेस ऑयल सीड और कोपरा के अंदर भी गवर्नमेंट एजेंसी अगर प्रोक्योरमेंट करती है तो जो एमएसपी है वो देगी। ठीक है, सो इसके अंदर जैसे ऊपर हम देख रहे थे तो मोस्टली एफसीआई प्रोक्योरमेंट कर रहा था। ठीक है, बट यहाँ पे गवर्नमेंट एजेंसी और भी हो सकती है, जैसे नाफेड हो गई या फिर एपिडा हो गई। ठीक है, तो ऐसी एजेंसी भी प्रोक्योरमेंट करेंगी और एमएसपी देंगी उन फार्मर्स को। एंड नेक्स्ट जो था प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम का। सो इसके अंदर बेसिकली अगर उसको मंडी के अंदर उसका जो प्रेस्क्राइब्ड एमएसपी था उतना नहीं मिल पा रहा है, तो गवर्नमेंट जो है जितना भी शॉर्टफॉल रहेगा उसको फिल इन कर देगा। एंड लास्ट में जो प्राइवेट था उसके अंदर अगर कोई प्राइवेट ट्रेडर है या कोई बिजनेसमैन है वो प्रोक्योर कर रहा है वहां से, सो अगर वो एमएसपी से कम दे रहा है तो उसका जो बचा रहेगा, मतलब एमएसपी में जितना डेफिशिएंसी रह जाएगा उतना गवर्नमेंट पे कर देगी। तो उस सेंस में था ये। राइट, ठीक है। बाकी तो मेंस ओरिएंटेड है। फिर आगे चलते हैं, एग्री सेलिंग स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट। तो ये किसान रेल, मतलब बजट 2020 का अनाउंसमेंट है, किसान रेल। तो इसमें कुछ खास नहीं है, बस वो जो रेफ्रिजरेटेड कोच होगा तो आपके पेरिशेबल प्रोडक्ट्स खराब नहीं होंगे। फिर एक कृषि उड़ान है, कौन सी मिनिस्ट्री? ठीक है, ये तो पता ही होगा। तो ये मेनली फार्मर्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स के लिए है, टू सेल देयर एक्सोटिक फ्रूट्स फ्लावर्स एट प्रीमियम प्राइसेस। यार ये पीडीएफ कहाँ जा रहा है? वही मैं सोच रहा हूँ, ये तो खत्म हो गया। हाँ ये पेज नंबर 480 पे है देव। ठीक है, कोई उसके बारे में बता दो फिर। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। ₹6,000 देते हैं ना इसमें पर ईयर, और लाइक 3 इंस्टॉलमेंट में देते हैं 2,000 पर इंस्टॉलमेंट। तो ये बेसिकली जो भी लैंड होल्डिंग फैमिलीज हैं उनके लिए है। अगर लैंड होल्डिंग नहीं है तो नहीं मिलता ये चीज। इसमें लैंड होल्डिंग का क्राइटेरिया हट गया है ना, ऐसा है। अब वो क्राइटेरिया ये हट गया है कि पहले बस स्मॉल एंड मार्जिनल, मतलब कोई साइज था लैंड का, उसके उससे कम होगा तभी मिलता था। अब किसी भी, मतलब कितना भी साइज हो लैंड का सबको मिलेगा, मतलब अभी है। लेकिन लैंड होना जरूरी है। क्या सेंट्रल इंस्टीट्यूशनल लैंड को मिलेगा? इंस्टीट्यूशनल लैंड नहीं, मतलब उनको नहीं मिलेगा। मतलब कोई कंपनी ने ओन कर रखी है ना इंस्टीट्यूशनल जमीन, तो उनको नहीं मिलेगा। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, 100% फंडेड बाय यूनियन गवर्नमेंट। राइट। एक तेलंगाना की स्कीम सेम ऐसी ही थी, जो देती उड़ीसा में शायद कालिया थी, और तेलंगाना में रैयत बंधु कालिया और कालिया रैयत बंधु तेलंगाना में थी एंड कालिया उड़ीसा में। तो उसमें वो थोड़े और ब्रॉडर है। हाँ इसमें था शायद लैंडलेस लेबर के लिए भी था, शायद ऐसा था कुछ, या हाँ इनपुट लैंडलेस। उसमें ज्यादा थे, एक शायद 10,000 था या हाँ, इनपुट भी आई ज्यादा था, थिंक लैंडलेस फार्मर्स भी इंक्लूडेड थे उसमें। ये स्टेट गवर्नमेंट अपना स्कीम लेगी या तो हेलो। हाँ, आ रहा है ऑडियो। हाँ, किसान सम्मान निधि लेगी या स्टेट गवर्नमेंट अपना स्कीम लेगी, कोई एक ही ऑप्शन चुना जा सकता है ना। नहीं, वो ऐसा कर रहे थे, किसान पीएम किसान का जो पैसा है वो मर्ज कर रहे थे। तो 6,000 यहाँ से लेके 4,000 अपने ऊपर लेके और अपना स्कीम बना के उसको बेच रहे थे। ओके, ये पॉसिबल है।
हाँ, कुछ एक स्टेट्स ने एडिशनली दे रखा है और वो एडिशनली देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मध्य प्रदेश वालों ने भी दिया था एडिशनल एड ऑन पीएम किसान। एमपी की वो स्कीम थी ना भवांतर कुछ ऐसे करती थी, वो स्कीम थी जो मुझे लगता है जो पीएम आशा नहीं, की मेरा तरह थी। क्वेश्चन ये है कि पैरेलली दोनों स्कीम एक स्टेट में इम्प्लीमेंट हो सकती हैं, इसका मतलब ना? हाँ सर, हाँ, दोनों वो उनका पर्पस ही ये था कि एडिशनल देना है हमको पीएम किसान के ऊपर। और एक और जो भावांतर भुगतान स्कीम अभी किसी ने बताया ना, वो प्राइस सपोर्ट स्कीम था कि अगर हाँ, वो एमएसपी पे आशा की परचेज कॉम्प्लीमेंटरी थी, मतलब वही सेम वैसा स्टेट ने स्टार्ट की थी। हाँ, तो अगर एमएसपी की प्राइस नहीं मिल रहा है तो उसके ऊपर जो बच रहा है भाव का जो अंतर आ रहा है दैट विल बी पेड। लेकिन पीएम आशा तो फेल हो गई, मुझे लगता है पीएम आशा अब शायद गवर्नमेंट बात भी नहीं करती, या फिर उसको पायलट नहीं, वो प्रोजेक्ट पर चलता प्रॉब्लम हो है, रही है। चल रहा है, उसका पीएम चलता आशा तो है, चल रही है। पल्सेस का पीएम आशा चल रही है अभी भी। एक्चुअली इसमें ये होता है ना, पहला वाला स्टेट, कंपोनेंट होगा, दूसरा तीसरा कंपोनेंट नहीं है, हाँ, पहला जो पहला कंपोनेंट है, दूसरा तीसरा नहीं है, मतलब तीसरा तो बिल्कुल नहीं है, मतलब ट्रायल मॉडल पे किसी किसी स्टेट में लागू किया है अभी उसे। बाकी दूसरा कौन सा था कंपोनेंट? दो थे, एक प्राइस डेफिशिएंसी वाला, दूसरा प्राइस हाँ, डेफिशिएंसी था। दूसरा नहीं हुआ है, दूसरा नहीं हुआ है, दूसरा नहीं हुआ और है। वो आई थिंक ये जो हो भी रहा है ना, तो बहुत लिमिटेड स्केल पे होता है। ऐसा नहीं है कि हाँ सारा ही कुछ प्रोक्योरमेंट कर रहा है, वो वैसा भी नहीं है। पीएम आशा तो एक लॉन्च बार वैसे भी अभी हुई है ना कर शायद दो उसका 2018 में। स्ट्रक्चर। 2018, हाँ। हाँ, तो अभी शायद टाइम लगेगा, वैसे भी उसे ऐसी है गवर्नमेंट का। उसमें एक क्राइटेरिया भी था ना कि गवर्नमेंट ने एक्सपेक्टेशंस रखी थी प्राइवेट सेक्टर से कि प्राइवेट सेक्टर विल कम इन एंड प्ले अ मेजर रोल। वो नहीं हो पाया पीएम आशा में, इसलिए वही शायद ना, स्कीम सही से चल नहीं पाई। स्टॉकिस्ट वाला जो था, थर्ड वाला कंपोनेंट, कि उनको हायर किया जाएगा। अरे मतलब ऐसा भी है ना कि गवर्नमेंट स्कीम बना दे तो इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ काम करने लगेगा। एमएसपी भी हमारे पास 50 सालों से है ऊपर से, बट नहीं वर्क कर रहा। सो ऐसा नहीं कि आशा वो बना दिया तो फार्मर्स के इशू खत्म हो जाएंगे, सारी क्रॉप का प्रोक्योरमेंट एमएसपी पे होने लगेगा। तो वो चीज प्रैक्टिकल नहीं है। वो आप सारी कुछ पॉलिसी तो हमने देखा है कि सारी पॉलिसी एकदम सक्सेसफुल नहीं हो सकती। इवन 5 ईयर प्लान्स भी थे तो वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। दे आर इफ एंड बट्स। राइट, ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें नेक्स्ट स्कीम आ रही है पीएम किसान मानधन योजना। तो कोई बताएगा इसमें क्या है? पहले तो बता दो किस इसमें ईयर्स की जो कैपिंग है कितने साल की है? ये शायद से पीवाईक्यू भी है क्या? मैं आपको वॉलेंट्री इतनी कंट्रीब्यूशन सारी करना स्कीम में पूरा याद रखेगा। नहीं, कुछ जो इम्पोर्टेंट है उनका आता भी है। स्टेट 18 पीसेस to में तो 40 थी पूछ ना, लेता है। कितना थी? 40 थी ना, 18 to 40, मुझे याद नहीं है। 18 to 40। ये इसमें तो इतना ही पता होना चाहिए, 55 से 200 रुपए कंट्रीब्यूट करना है। और एलआईसी जो है वो फंड मैनेजर है। हाँ, मतलब अगर किसी आगे ने चलते 18 हैं। 18 इसमें ईयर बस की एक एज में ज्वाइन किया तो उसको 55 रुपीज देने पड़ेंगे। अगर 40 ईयर की एज में ज्वाइन कर रहा है अगर वो, तो उसको 200 पर मंथ देने पड़ेंगे, क्योंकि उसको ज़्यादा प्रीमियम देना पड़ेगा ना पेंशन के लिए। हाँ, राइट। और एक चीज़ और है कि कौन एलिजिबल नहीं है, जिसके 2 हेक्टेयर से ज़्यादा है वो यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। एक टर्म है प्राइस वेज, और WEDGE। किसी को आइडिया है क्या है ये? सॉरी, एक बार और रिपीट ठीक है, करेंगे? हाँ, प्राइस वेज, WEDGE, यार ये तो पेज पता नंबर नहीं। 483। हाँ, इसी में दिया हुआ है। इसका मतलब होता है कि होलसेल और रिटेल प्राइसेस के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। लार्ज डिफरेंस बिटवीन होलसेल एंड रिटेल प्राइसेस। इट्स ड्यू टू हाई ट्रांजैक्शन कॉस्ट, पुअर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ह्यूज मार्जिन बाय मिडलमैन। एक और टर्म है कॉबवेब साइकिल। ये किसी को आइडिया है? हाँ, ये काफी फेमस है। वो होता ये है होता है कि किसी साल हम क्रॉप आपने डाइवर्सिफिकेशन की अनियन बात कर रहे हैं, ग्रो पर कर लिया। फार्मर्स जो है वो इसको हाँ, इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, इसलिए क्योंकि
जो फार्मर के साइड वाले फार्मर ने उगाया है वही उसको देख के अगला फार्मर भी वही उगाता है, और ये सेम तो साइकिल चलते जाती है, इसको बोलते हैं कॉम्पैक्ट। एक्चुअली प्राइसेस पहले प्राइस से की अनाउंस हो जाते हैं, तो जब इन्हें लगता है कि इसमें प्रॉफिट होगा तो उस साल फिर वो वही चीज उगाते हैं। बेसिकली कॉबवेब का मतलब होता है फ्लक्चुएशंस की, प्राइजेस में फ्लक्चुएशंस आता है कि पहले प्राइस इतना था तो उस हिसाब से उगाया, फिर एकदम से वो कम हुआ तो सप्लाई डिमांड का मिसमैच होने से प्राइजेस एकदम बढ़ गए, फिर अगले सीजन्स में एकदम नीचे आ गए। तो ये ऐसी साइकिल चलती है जिसमें प्राइजेस का वेरिएशन जो स्टैंडर्ड मतलब उसमें डिफरेंस जो आ जाता है फ्लक्चुएशन में बहुत ज्यादा हो जाता है, तो ये प्रॉब्लम एक हर्ट करता है फार्मर्स को। तो एक बार बढ़ जा रहा नेक्स्ट है के लिए करता है, उस साल तो नहीं एक बार करता है। मतलब ये साइकिल है वो चलती रहेगी ना, घटने बढ़ने वाली। जब हाँ, पहले एकदम इंक्रीज होगा, फिर नेक्स्ट साइकिल में एकदम डिक्रीज हो जाएगा, फिर इंक्रीज हो जाएगा, तो इसमें प्रॉब्लम फार्मर्स को आती है। इसी को टैकल करने के लिए वो पीएम आशा स्कीम आई थी प्राइस स्टेबलाइज करने के लिए। ये कॉबवेब साइकिल ना पल्सेस में ज्यादा होता है। ठीक है, बाकी एक टॉप टू टोटल कर दिया गया था, ये क्या है टॉप टू टोटल, किस ऑपरेशन के उसमें है? टोमेटो अनियन और वो था ना पोटैटो, उसको अब सारे वेजिटेबल्स में कर दिया। कौन सी मिनिस्ट्री देखती है इसको? प्रोसेसिंग इसको फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री। हाँ, और सेंट्रल इशू प्राइस क्या होता है? ये फूड सब्सिडी वाला टॉपिक ना, जो एमएसपी वाला पीडीएस वाला, तो जिस रेट पे गवर्नमेंट इशू करती है स्टेट्स को अपने फूड ग्रेन्स, वो है सेंट्रल इशू प्राइस। ठीक है, फिर इसमें आगे आ जाते हैं। फूड इन्फ्लेशन है, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है, किसी को ईयर याद है इसका? 56 था ना? 1955 वाला 1955 55 क्या बात। कैटल फॉडर भी एसेंशियल कमोडिटी है। वो उसमें कुछ भी डाल सकते हैं, वो गवर्नमेंट के ऊपर होता है, वो एसेंशियल्स में कुछ भी लिस्ट में डाल दिया जाता है। तो ठीक है, मतलब ये याद रखना अभी है फॉडर है, हमें लग सकता है शायद से ये नहीं होगा, बट ये भी है। I think some states have dedicated scheme for cattle fodder ना, चारा घोटाला, have you सुना हो तो? हाँ है। हाँ हाँ तो आज की है, वो 90s का है, वो बिहार वाला 900 करोड़ खा गए वो लोग। 95 की स्कीम है वो, 1995। ठीक है, यार ये थोड़ा इसके ऑर्डिनेंस है। बोल रहे हैं आप? मैं बोल रहा था, मैं थोड़ा लंबा खींच रहा है, थोड़ा रैप अप करते हैं। ठीक, इसमें और किसी को कुछ पता नहीं पूछना है सर, है? अब इसमें हो ही गया ये तो शायद है लोग। इनफैक्ट ये पूरा थ्योरेटिकल ही था ना, तो इसमें ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट वाला था भी नहीं। ठीक है, आई थिंक तो आज हमने खुद ही पढ़ एग्रीकल्चर सकते किया, हैं, तो सबसे इसको पहले वाइंड अप लैंड के साथ इशू, फिर उसमें सीड। हाँ वाइंड अप ही कर लेते हैं। ठीक है, चलो ओके फिर। ऑलराइट, तो कल क्या करना है, कौन सा अच्छा वो ऑलरेडी स्कीम है ना, टाइम टेबल शेयर्ड है ना उस पे ग्रुप पर? आज इवनिंग को कर ले क्या? नहीं यार, इवनिंग मत ही करो, एक ही सेशन रखो। खत्म बाकी नहीं देख लो, होगा, मैं फिर जब कल भी मैं खत्म बोल नहीं रही होगा, हूँ। बहुत ज्यादा बाकी है।
सर टॉपिक डिफाइन कर देते हैं, XYZ टॉपिक जैसे करना है। आज वाले टॉपिक्स में ऐसा कोई कंसेप्ट बेस नहीं था, तो मुझे लगा कि ये तो खुद से भी किया जा सकता था, ये वाले। तो मैम वैसे ही ना 4C कर लेते हैं, इन्फ्लेशन और एम्प्लॉयमेंट वाला और GDP GNP वाला, वो सबको आता एग्जैक्टली। भी है तो वो फ्लो में निकल जाए।